बाजार में बुल्स का जोश हाई। सेंसेक्स 5 अप्रैल के बाद फिर 60,000 के ऊपर निकला। निफ्टी भी 17,900 के ऊपर टिकने में कामयाब। बजाज, ट्विंस, इन्फोसिस, रिलायंस दिखाया दम। मिड कैप पे भी तेजी कायम। और सरकारी बैंकों में आज भरपूर खरीदारी। आउट परफॉर्म कर रहे हैं सभी छोटे बैंक का। करीब 2% बड़ा बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में दिखी तेजी, लेकिन सबसे ज्यादा चढ़ा बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में तूफानी तेजी। दोनों शेयरों में करीब 5% की तेजी। इस महीने करीब 12% तक दौड़ चुका है बजाज फिनसर्व। चीन और यूरोप में बिजली संकट गहराया। चीन में कई एल्यूमिनियम स्मेल्टर प्लांट बंद। खबर से नैल्को और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स। और 2 दिनों की सुस्ती के बाद आईटी शेयरों में लौटी रौनक। 1% ज्यादा भागा। निफ्टी आईटी इंडेक्स, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में करीब 4% का उछाल। कोफोर्ज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में भी अच्छी तेजी कायम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। दिल्ली से जुड़ रहे हैं वीरू, मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट में एक्शन भरपूर है। आज हमने देखा है एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर नहीं, लेकिन नई ऊंचाई की तरफ तेजी से बाजार बढ़ता हुआ। 17,900 के लेवल से समय निफ्टी ने अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन आज जश्न का दिन सेंसेक्स मना रहा है। 60,000 के दर्शन एक बार फिर हुए हैं। 60,173 के लेवल्स पर इंडेक्स आज कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक हालांकि आज बढ़त है, लेकिन कल की तुलना में थोड़ी सी सुस्ती जरूर है। इंट्राडे में करीब 39,401 के लेवल्स छुए। वहां से हम लगभग 70 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिएगा मिड कैप स्टॉक्स है जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। यहां पर जबरदस्त तेजी है। 136 अंकों की बढ़त पर इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट सुबह के कारोबार में 2:1 के आसपास का रेशियो था। अभी भी चाल मजबूत है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। लेकिन आज अगर आप देखें फोकस कहां है, सरकारी बैंक सबसे ज्यादा जोश में। टेलीकॉम स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी काउंटर्स में खरीदारी बनती हुई। हेडलाइन में हम आईटी के साथ साथ मेटल्स का भी जिक्र कर रहे थे। तो ये कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है और इन्हीं पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ पर हम फोकस जरूर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 17,900 तो कर लिया हासिल और सेंसेक्स भी 60,200 पर इस समय टिकता हुआ। आगे की चाल कितनी और मजबूत होती हुई दिखाई देगी? वीरू, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए 18,000 बहुत दूर नहीं है हर्षिता, लेकिन आई थिंक आज थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आज हम सोच के ये आए थे बाय करेंगे। निफ्टी सुबह सुबह बाय भी किया था और करीब करीब 17,871 का लेवल भी इसने काटा हर्षिता। उसके बाद 17,905 भी काटा और 17,945 तक का स्विंग दिया। आज मैं जो 3 पिवट पॉइंट नोट करके और इनफैक्ट मेंशन करके सुबह सुबह आया था हर्षिता, वही है कि 17,959, 17,981 और 18,020। यानी टेक्निकली स्पीकिंग ये 40 पॉइंट्स जो 18,000 के इर्द गिर्द है, ये सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। सबसे बड़ा सप्लाई जोन है हर्षिता। तो अगर आप हमारे साथ अब तक की जर्नी में लॉन्ग रहे तो लॉन्ग रहिए, बट थोड़ा सा यहां पे पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 18,000 एक सप्लाई जोन है और दूसरी बात यह है 39,500 पे हर्षिता। मैं कल भी इनफैक्ट क्लोजिंग में ये देख कर गया और डेटा में सुबह क्लियरली विजिबल था कि कॉल राइटर्स ने 39,500 की स्ट्राइक पे एक ग्रिप ली है। एक सब्सटेंशियल मूव के बाद निफ्टी बैंक में भी कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है। तो अगर आप लॉन्ग हैं, पैसा कमा चुके हैं, अच्छी बात है, पर थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो ऐसा जोन है बोथ ऑन इंडेक्सेस। आई मीन निफ्टी के लिए 18,000, 17,960, 18,020 ये एक सप्लाई जोन है एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आप देखिए हर्षिता आपकी स्क्रीन पर 18,000 पे कॉल राइटिंग विजिबल है। 92 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइज। 17,800 की पुट में भी अच्छी पुट राइटिंग है। 17,800 पे करीब करीब 1.2 CR अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग वाई है। 61 लाख पुट बिकी हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए हल्का सा शिफ्ट हो जाइए स्टॉक फ्यूचर्स पे। वहां पे शार्प एजेस खोजने की कोशिश कीजिए। इंडस्ट्रीज को हर्षिता थोड़ा सा यहाँ पे हमें वक्त देना पड़ेगा एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हर्षिता आपको यहाँ पे वक्त देना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं।
ये जो 39,500 का जोन है, 39,510 का जोन है, 39,590 का जोन है, ये कॉल राइटर्स का जोन है। एक सब्सटेंशियल मूव के बाद उन्होंने क्लोजर टू एक्सपायरी ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक ग्रिप ली है। तो अभी हर्षदा लॉन्ग है तो रही है, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। 18,000 को काटना और उधर 39,500 को काटना, तो फ्रेश ट्रेड लॉन्ग की मुझे गुंजाइश नजर नहीं आती। हाँ, एग्जिस्टिंग लॉन्ग रह सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग तब लेंगे जब 39,590 की ट्रेजेक्ट्री या फिर 39,500 की ट्रेजेक्ट्री बैंक निफ्टी हर्षदा क्रॉस कर जाएगा, तब। ओवर टू यू। जी हाँ, निफ्टी बैंक में इंतजार रहेगा उन लेवल्स के पार जाने का, लेकिन आज देखिए ट्रेंड तेजी का कहां पर है। निफ्टी बैंक में पीएसयू बैंकों में अच्छी खासी हरकत बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। एक और सत्र मजबूती वाला, और आज बैंक फाइनेंशियल स्टॉक्स ही भाग रहे हैं। फाइनेंस कंपनियों में आप देखिएगा बजाज फिनसर्व 6% ऊपर 16,840 तक के लेवल्स इसने अपने नाम कर लिए। बजाज फाइनेंस 4% तक की तेजी 7,570 तक के लेवल्स देखे गए हैं। आज मेटल्स में रौनक है, नैल्को हिंडाल्को जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म करते हुए। और आईटी की जब हम बात कर रहे थे तो एल&टी टेक सर्विसेज आपके रेडार पर होना चाहिए, जो 4% के गेन्स पर खड़ा है। अब ये मंदी वाले ट्रेड्स पर तो पीवीआर करीब करीब 2% नीचे, और पीवीआर के लिए दरअसल ये हिंदी बॉक्स ऑफिस बिल्कुल चल नहीं रहा है और वही ड्रैग कर रहा है स्टॉक को। बाटा आज 2.5% करेक्ट होता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल एमएनएम में भी आज हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं। तो बेसिकली चर्निंग होती दिखाई दे रही है, जिसका हम कल भी जिक्र कर रहे थे मार्केट में। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे पूछते हैं आज इस तेजी को वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं, तेजी या फिर मंदी की तरफ। राहुल शर्मा हमारा साथ दे रहे हैं, इसके अलावा राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, गौरांग शाह। कुछ ही देर में हम चंदन तापड़िया और समर चौहान को भी जोड़ने वाले हैं। ये सब आपको बताएंगे तकनीकी और फंडामेंटली मार्केट का रुझान कैसा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चार का चौका भी होगा। राहुल शर्मा से आज हम लेंगे सस्ता ऑप्शन, एफएनओ का सुपरस्टार भी आएगा मानस की तरफ से, और चार्ट का चमत्कार हम लेकर आएंगे समित चौहान के जरिए। गौरांग शाह बताएंगे मिड कैप का फंडा शेयर। खास सेगमेंट क्या चल रहा है उस पर भी नजरें, एक खास शेयर आपके लिए लेकर आएंगे। डीलिंग रूम चेक, खूब सारा हर एक्शन आपके लिए मैप किया जाएगा, और ऑफ कोर्स कल की तैयारी भी होगी सीएनबीसी आवाज पर, यहीं पर। चलिए जानकारों से पूछते हैं इस समय की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ट्रेंड तो है मजबूत, शायद थोड़ी सी सांस ले फिर अगले रन के लिए तैयार हो इंडेक्स। ऐसे में राहुल शर्मा आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है, किस ट्रेड के साथ जाएंगे? जी नमस्कार नमस्कार जी। देखिए ब्रॉडली निफ्टी में मेरे हिसाब से जो बड़ा मूव था वो हुआ 18,000 पे। डेफिनेटली ये वीक का जो वीकली सेटअप है वहां पर सप्लाई जोन है, तो निफ्टी इंडेक्स में से ध्यान यहाँ से हटाकर हमें थोड़ा स्टॉक्स में, खास करके उन स्टॉक्स में जहां पर कैचअप रैली आना बाकी है वहां पे फोकस हमने किया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए ग्लेनमार्क पर। ओवरऑल जो सेटअप है ग्लेनमार्क का काफी बढ़िया है। स्टॉक ने एक दमदार बेस बनाया है, पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है 385 की तरफ, और मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक तैयार है ऊपर में बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए। तो ग्लेनमार्क फार्मा को बाय कीजिए। पोजिशनली मुझे लगता है 450 रुपए तक का टारगेट ग्लेनमार्क में देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में तकरीबन 6% लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और तकरीबन 21% वॉल्यूम में जंप है। मेरे हिसाब से यहाँ पर फार्मा काउंटर्स में खास करके जिनमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है वहां पर ध्यान देना चाहिए। ग्लेनमार्क को बाय कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए 385 का, और 450 तक के टारगेट मुझे लगता है कि अगस्त एक्सपायरी तक आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यहाँ पे आपका झुकाव जो है थोड़ा सा फार्मा की तरफ, डिफेंसिव्स की तरफ है। याद रखिएगा निफ्टी फार्मा अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1 2 3 4 5 6 7वीं कैंडल में एक बार फिर से स्ट्राइक करने की कोशिश करता हूँ। ओके, आई मीन आपने एक अच्छी लीड दी राहुल जी, फार्मा पे बात करेंगे। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे ग्लेनमार्क और सन फार्मा, ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि सुपर स्विंग लेकर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए अच्छी, अगर आप देखिए आपने पिक यहाँ पे आइडेंटिफाई की है। इस बीच याद रखिएगा निफ्टी आईटी का मूव आज सबसे सुपर है, एग्रेसिव है। निफ्टी आईटी अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए जो कन्विक्शन ट्रेड है वो जीएनएफसी पे खरीदारी करने की राय है। जीएनएफसी को मैंने पहले भी रिकमेंड किया था कभी कुछ दिन पहले। अब अगर आप देखिए तो करीब 7-8 सेशन हमने कंसोलिडेशन देखा,
बट फाइनली 780 के ऊपर का ब्रेकआउट भी आज हमने देख लिया जीएनएफसी में, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 769 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए। 830 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। जो 800 का कॉल ऑप्शन है जीएनएफसी का, वहां पर खरीदारी करिए। 20 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर आपको 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और 35 रुपए की टारगेट सेट करना है। जीएनएफसी अगर आप देखिए आपका कन्विक्शन ट्रेड है, मूव अच्छा आता हुआ यहाँ पे, और 800 की कॉल जो है एट द रेट आपको यहाँ पे बाय करनी है। स्क्रीन पर आता हुआ ये ट्रेड है। राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या होगा? गुड आफ्टरनून रेंजे एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए कन्विक्शन ट्रेड तो थोड़ा सा, जैसे आप भी कॉशियस हो, मैं भी थोड़ा कॉशियस हूँ इस लेवल पे, और लगता है कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा वीकनेस बन रहा है तो वहां पे क्यों ना, क्योंकि तेजी तो बहुत खेल नहीं, थोड़ा बहुत मंदी भी तो खुलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर बेहद वीक है। अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे जो बैरियर है, जो सप्लाई पॉइंट है, वो है 1375। तो इट्स अ सेल इन श्रीराम ट्रांसपोर्ट। 1375 के नीचे आप इसे बेच दीजिए। स्टॉप लॉस क्या होगा? 1385 का एक छोटा स्टॉप लॉस 10 रुपए का रहेगा अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। सो 1385 के स्टॉप लॉस के साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट का सेल बनता है मेरा, और इसका जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 1320 का। तो यहाँ पे सेल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। मंदी का ट्रेड आ गया है। कॉशियस एनवायरनमेंट के बीच श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मुनाफा मंदी करने की सलाह। 1320 के लिए यहाँ पर एक टारगेट आता हुआ। गावा साहब, आफ्टरनून बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा। स्टॉक मेरा है इस वक्त चले लगता है मुझे, वो है HDFC बिग ब्रदर। यहाँ पर एक अपूर्ण नजर आता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन HDFC में है करीब 2475 पर। वहां पर एक स्टॉक कराना चाहिए 2475 पर। अपसाइड ऑन है, पहला टारगेट रहेगा 2500, और 2500 पार कर लेगा तो हायर जोन देखेंगे। तो HDFC पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग टर्म। HDFC में एक तेजी का ट्रेड लेने की सलाह। हालांकि ये भी काउंटर इस समय एकदम शांत कारोबार कर रहा है। कोरांक्षा, आफ्टरनून सर, ट्रेंड मजबूती का है, लेकिन 2 दिन अच्छी खासी हरकत दिखाने के बाद मार्केट थोड़ी सी सांस ले तो वो भी चलता है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस इंडेक्स में, स्पेशली जब हम सेंसेक्स 60,000 पर बैठ चुके हैं, इनफैक्ट 60,200 पर, और निफ्टी पूरी तरह से जोर लगा रहा है 18,000 एंड बियॉन्ड जाने की? जी हाँ, बिल्कुल। और आज प्रातःकाल में भी हमने एक ललकार लगाई थी, वो है अगले साल 65,000। और मेरे ख्याल से जिस स्तर पर हम काम कर रहे हैं हर्षदा, वहां से अगर मैं साधारण 10% का भी एक गणित लगा करके चलूं तो अगले साल 65,000 देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब इस समय पर जब हम फिर से वो शिखर हमने 60,000 का छू लिया है सेंसेक्स पर, तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में अब उन क्षेत्र पर आपको ध्यान देना चाहिए जो मेरे ख्याल से योगदान नहीं दे रहे हैं और नतीजों के आधार पर कुछ नकारात्मक परिस्थिति बनी थी। उसी तर्क के आधार पर हमने एक मझौली क्षेत्र की आईटी कंपनी को चुना है जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। मेरे ख्याल से इसकी चर्चा ज्यादा होती नहीं है, लेकिन मैं पिछला इतिहास देखूं, आंकड़े को सामने रखूं और जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के भविष्य में दी है, तो मेरे ख्याल से 4,300 4,400 का स्तर थोड़ी बहुत लंबी अवधि अगर आप देते हैं अपने निवेश को तो ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके आईटी क्षेत्र का योगदान और भी जोर से आता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, वाकई वराग आपकी बात बिल्कुल सत्य है। परसिस्टेंट सिस्टम आपकी स्क्रीन पे 3817 पे ट्रेड करता हुआ, और जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था कमेंट्री की डिस्कशन में कि निफ्टी आईटी ने आज अपना रंग रूप दिखाना शुरू किया था 9:45 बजे के बाद। और मानस, मेरे ख्याल से 100 डेमा पे प्लीज निफ्टी का आईटी का इंडेक्स लेके आइएगा, इसे कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कीजिएगा और उस पर 100 डेमा डाल दीजिएगा। आई थिंक ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स वाला वो दिन है जब इसने अपने पूरे फोर्स के साथ आई थिंक 100 डेमा को स्ट्राइक किया है। आपकी स्क्रीन पे बात करते करते अभी HCL टेक्नोलॉजीज डे हाई पर, टेक महिंद्रा डे हाई पर, सारे के सारे रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स डे हाई पर है। आपको लग रहा है मानस कि अब निफ्टी आईटी 31,100 की तैयारी कर रहा है, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और HCL टेक्नोलॉजीज पे आपका व्यू क्या है? HCL टेक बात करते करते 980 डे हाई, कोई ट्रेड या फिर कोई ऑप्शन अप्रोच प्लीज बताइएगा।
आईटी इंडेक्स की बात करिए तो डेफिनेटली स्टॉक इंडेक्स तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और अब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से 31,000 के आसपास है। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक है और बहुत सारे चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं आईटी सेक्टर में। एससीएल टेक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दिया है। मेरा समझना यह है कि इसको करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 960 के नीचे स्टॉप लॉस रख के कम से कम 40 रुपए तक का आपको अप मूव देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और एससीएल टेक का एट द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए, 980 का कॉल ऑप्शन एक्टिव है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 15 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। कितने पे है ये? 15.50 पे ट्रेड कर रहा है और 9 रुपए का 25 रुपए के टारगेट के लिए। एक्सेल टेक्नोलॉजीज में आपका 40 रुपए का अपसाइड का टारगेट है, यानी 980 पे ट्रेड कर रहा है और करीब करीब 1020 पे। याद रखिएगा एक्सेल टेक्नोलॉजीज का 1020 पे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। बहुत ब्यूटीफुली विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इसने काटा अपना 50 डे में। राहुल शर्मा जी, आप आईटी में क्या ग्रैब करना चाहेंगे? अब आप देखिए रिवॉर्ड वाकई बहुत बड़ा खुला है। प्लीज निफ्टी को रखिएगा, निफ्टी आईटी को रखिएगा। जस्ट एक कैलकुलेशन करते हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन। 17,925 पे आप निफ्टी पर 200 डे एक्सपोनेंशियल से अप्रोक्सीमेटली 1800 पॉइंट ऊपर है। हमारा 200 डे में परसिस्ट करता है 16,721 पे, और सॉरी माफ कीजिएगा 1300 पॉइंट ऊपर। और निफ्टी आईटी में हार्डली आप अभी 50 डे में क्रॉस 100 डे में क्रॉस कर रहे हैं। आपको लगता है राहुल जी कितना बड़ा रिवॉर्ड खुला है और आपका प्रीफर्ड पिक क्या होगा आईटी में से? वीरेंद्र जी, पूरा का पूरा आईटी बास्केट ही खरीदने की राय रहेगी। देखिए आईटी स्टॉक्स माउथ वाटरिंग प्राइसेस पर है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। एक इंडेक्स 1800 पॉइंट ऊपर है 200 दिन के मूविंग एवरेज पर, और दूसरा इंडेक्स जो कि आईटी इंडेक्स है काफी दूर है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कैचअप यहाँ पर होने को है। हमारा जो टॉप पिक है इसके अंदर, इनफैक्ट पूरी की पूरी बास्केट ही मैं अगर हो सके तो देना चाहूंगा, लेकिन टॉप पिक जो रहेगा वो रहेगा टेक महिंद्रा। देखिए टेक महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर आज रिवर्सल दिया है, वॉल्यूम्स एक्सपेंशन है, और साथ ही में 50 दिन के मूविंग एवरेज को बहुत ही कंफर्टेबली निकाला है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर 1235 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं टेक महिंद्रा में, तो जो कि तकरीबन 12-13% अपसाइड है करंट लेवल से। तो टेक महिंद्रा बाय करके चलिए। पोटेंशियली मुझे लगता है कि एक बड़ा रिवर्सल यहाँ पर स्पॉट हुआ है। 1070 का स्टॉप लॉस लगाइए, और पूरा का पूरा आईटी पैक में मुझे लगता है कि एक तरह से जो ये रिवर्सल हुआ है, खास करके देखिए 7 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये महीने आईटी पैक घुमा है। मेरे हिसाब से जो आईटी की तेजी है निफ्टी को ऊपर के लेवल्स पर सस्टेन कराने के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो टेक महिंद्रा लीजिए, हमारा टॉपिक रहेगा लॉन्ग साइड में। टेक महिंद्रा तेजी का ट्रेड देखिए 1100 के पार निकलता हुआ 2.5% ऊपर, और आज दरअसल इसी दिग्गज काउंटर ने तेजी और भी बढ़ाई है। टेक महिंद्रा एचसीएल टेक टॉप ट्रेड्स में शामिल है। उसके बाद फिर विप्रो आता है जब आप आईटी काउंटर्स की फहरिस्त खड़ी करते हैं, खासतौर से दिग्गजों की। इस बीच ग्लेनमार्क का स्टॉक एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ग्लेनमार्क कुछ ही देर पहले, इनफैक्ट ये पहला स्टॉक था जो आपको सुझाया राहुल शर्मा ने 450 के टारगेट के लिए। स्टॉक आ चुका है करीब करीब 408 के लेवल्स पर। 400 पर था जब इसकी हमने चर्चा की थी, तो वहां पर भी एक्शन जोर पकड़ता हुआ अनडाउटेडली। अच्छा, एक्शन वैसे लौट रहा है हीरो मोटोकॉर्प में। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 3.5% के गेन्स शेयर ने दिखाए हैं। इस समय चाल और मजबूत होती हुई साफ नजर आ रही है, और चार्टिकली क्या संकेत दे रहा है ये समझना इंपॉर्टेंट है। हीरो मोटोकॉर्प में आप देखिएगा ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी करीब 1.5 लाख शेयरों का एडिशन आज के दिन होता हुआ दिखाई दिया है, और सबसे ज्यादा दरअसल प्राइस एक्शन पिछले 10-15 मिनटों में दिखने लगा है। गावा साहब एक बार देखिएगा प्लीज हीरो मोटोकॉर्प का ट्रेड, और 29-27 पर जो फ्यूचर्स खड़े हैं, क्या आप एक तेजी का ट्रेड लेंगे? बिल्कुल, मैं सोच रहा था हीरो मोटर्स में बीटीएससी तौर पर दूं, क्योंकि मुझे ये चार्ट बढ़िया लगता है। 28 अब ट्रेड कर रहा है 2913 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 2875 पर, और मुझे लगता है ये करीब 3000 की तरफ जा रहा है। पहला टारगेट रहेगा 2950। तो हीरो मोटर्स यस इस बार। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर तेजी वाला ट्रेड 2970 की तरफ बढ़ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम साफ देखने को मिला है। गौरांग, कल भी हम देख रहे थे कि ज्यादातर ऑटो कंपनियों में तेजी थी। अब आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प आज आउट परफॉर्म करता हुआ। कल के सेशन में एस्कॉर्ट्स जैसे ट्रेड्स, मारुति जैसे ट्रेड्स, यू नेम इट, और वो ऑटो कंपनी रफ्तार पकड़ रही थी।
क्या ये लार्जली मॉनसून का इम्पैक्ट है और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सेल्स दरअसल काफी मजबूत उभर कर आएंगी अगले 2 महीनों की? किस पर दाव खेलना है अगर ऑटो में कुछ पिक करना है? तो हर्षदा, मुझे लग रहा है अगर आप वर्षा ऋतु की बात करते हैं और जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में अब तक का जो आंकड़ा आया है बारिश को लेकर के, तो जाहिर है ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को ज़्यादा मेरे ख्याल से सहायता मिल सकती है जहां तक महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े का सवाल है। तो एक तो एस्कॉर्ट्स हो सकता है, दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा हो सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ये दोनों ही है। अगर आप प्योरली मुझे पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें 4 व्हीलर में, तो वहां पर भी मैं ज्यादा महत्व महिंद्रा एंड महिंद्रा को दूंगा और उसके बाद टाटा मोटर्स को। 2 पहिया वाहनों में 2 व्हीलर्स में अगर आप मुझे पूछे तो मेरी सबसे पहली पसंद होगी बजाज ऑटो और उसके पश्चात टीवीएस मोटर्स। प्योर कमर्शियल व्हीकल में जाहिर है अशोक लेलैंड एक बहुत ही बेहतरीन नाम है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था हर्षदा कल कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री को लेकर के, और आने वाले महीनों में जो अनुमान है, खास करके जो स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा फायदा कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को पड़ेगा, यानी कि अशोक लेलैंड, एम&एम और टाटा मोटर्स या फिर आयशर मोटर्स जैसी कंपनियां हैं। ओके, तो आयशर जैसे ट्रेड्स, एम&एम जैसे ट्रेड्स पर ध्यान दिया जाए अगर आप ऑटो कंपनियों पर इस समय कुछ निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, ये बजाज ट्विंस देखिएगा, बजाज ट्विंस में बजाज फिनसर्व आज 5.5% ऊपर, फाइनेंस में 3.5% तक की तेजी देखने को मिली है। और हम इनफैक्ट न्यूज रूम में चर्चा ये भी कर रहे थे कि क्या ट्रिगर है। दरअसल आरबीआई डिजिटल लेंडिंग को लेकर थोड़ी सी सख्ती दिखा रहा है। अब फिनटेक कंपनियां जो धड़ल्ले से दरअसल कस्टमर्स अक्वायर कर रही थी और लेंडिंग काफी जबरदस्त हो रही थी उन प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर अगर शिकंजा कसता है तो वो बजाज फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ा अपटिक रहेगा। एक होपफुली वो कस्टमर्स फिर से गाना कर पाएंगे। गौरांग, आप की अप्रोच क्या रहेगी? बजाज फाइनेंस के लिए ये ट्रिगर ही है या फिर कुछ और भी पढ़ना चाहिए? ये बहुत जरूरी भी था हर्षदा, क्योंकि जिस देश से ये सब कंपनियां आई हैं नए टेक्नोलॉजी के माध्यम के द्वारा, और जिस तरीके से उपभोक्ताओं को तकलीफें झेलनी पड़ी है, मेरे ख्याल से समय आ चुका था कि अधिकारी और की तरफ से या फिर आरबीआई की तरफ से एक जो लगाम खींचनी है वो खींची जाए, ताकि आगे जा करके और उसके नुकसान की भरपाई न करनी पड़े। और एक अनुशासन भी बहुत महत्व की चीज है हर्षदा, जहां तक ये पूरा वित्तीय क्षेत्र है। तो जाहिर है इसको लेकर के, और जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में मांग होगी ऋण को लेकर के, लोन्स को लेकर के, वो भी काफी तीव्र गति से ऊपर जाएगी। और जो रीपेमेंट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, उसकी भी जो रन रेट है मेरे ख्याल से वो बेहतरीन तरीके से सुधर सकती है। तो काफी लंबे समय से हमने बजाज फाइनेंस पर निवेश की राय दी थी, इतना ऊपर के तरफ का दायरा देखा, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। जी, बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे आपने आवाज के साथ इसको ट्रेड किया होगा 7320 पर 9 बज के लगभग 26 मिनट पे हमने ट्रेड लिया था और ठोक बजा के लिया था। उसके बाद टिप्पणी की थी आज सचिन ने, और ये 7320 का स्टॉक आज लगभग आप समझ लीजिए 2637 का 300 रुपये देके गया है आज। बैंक निफ्टी 39,376 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ डे हाई के जोन में है, लेकिन सबसे परेशान कर देने वाले जैसे कहते हैं ना 120 पॉइंट है, कॉल राइटर्स के जोन के पास आके ट्रेड करता हुआ। अब 1-2 स्टॉक्स और लेके आता हूँ, थोड़े से मार्क कर देता हूँ यहाँ पे जिनमें अच्छा खासा मूव आ रहा है। एक स्टॉक कैश का जो कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, आपकी स्क्रीन पर डे हाई की डिरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अच्छा मूव देता हुआ। इस पर एक चार्ट चेक लेते हैं सिर्फ। मानस सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1987, बहुत दिनों बाद ऐसा वाइल्ड स्विंग, जिसके पास डिलीवरी है वो क्या करे। और लगभग आप समझ लीजिएगा कि अक्टूबर 2021 से जो लेके अब तक की फॉलिंग चैनल थी उसको इसने बाइसेक्ट किया है। कि आपकी राय क्या होगी, टेक्निकल आउटलुक क्या है इस पर? 2 टेक्निकल ऑब्जर्वेशन है। पहली चीज, स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज की इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी चार्ट्स पे है।
उसको देख के लगता है कि यहाँ पर आपको करीब 2125 2150 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। तो 1940 पे आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करना है, या तो आप फ्रेश कॉल भी लीजिए 1940 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रखिए 2125 के। टारगेट रखिए 2125 के। यहाँ पर अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पर 1995 पर सुप्रीम इंडस्ट्रीज। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय बदलते हैं और अपना जो हमारा 4 का चौका सेगमेंट है उस पर फोकस करते हैं। और इस क्रम में आज का पहला जो ट्रेड है सस्ता ऑप्शन, वो निकल के आएगा राहुल शर्मा जी के सौजन्य से। राहुल जी बताइए क्या पिक किया है आपने? जी हाँ, आज का जो पिक रहेगा ऑप्शन स्ट्रैटेजी में वो रहेगा जुबिलेंट फूड। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रहा है। 600 के स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स मौजूद है और एक तरह से स्टॉक ने आज तकरीबन 8% लॉन्ग बिल्टअप देखा है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स की जो वॉल्यूम है तकरीबन 150% ऊपर है, तो क्लियरली ये ब्रेकआउट को यहाँ पर कंफर्म करते हुए हमें लगता है कि जुबिलेंट फूड में आपको 650 से लेके 685 तक के लेवल्स आपको अगले 10 से 15 दिन में देखने को मिल सकते हैं। अब इस मूव को कैप्चर कैसे करना है? 600 का जो कॉल ऑप्शन है, अगस्त एक्सपायरी का 600 का कॉल ऑप्शन तकरीबन 22 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए आप स्टॉक के हिसाब से 585 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि इस ऑप्शन में डबल होने की पूरी क्षमता है। तो टारगेट रखिए 45 का कॉल ऑप्शन में और 600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। जुबिलेंट फूड 600 का कॉल ऑप्शन, 100 का कॉल ऑप्शन, और यही है वो सस्ता ऑप्शन जो इस समय आपने आइडेंटिफाई किया है। स्टॉक दरअसल 650-685 की ट्रैजेक्टरी में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इसीलिए बेस्ट है टू बाय द 600 कॉल जो 21 रुपए 65 पैसे पर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर टारगेट 45 का बनता हुआ दिखाई देगा। तो मोमेंटम काफी दिनों बाद दरअसल स्टॉक में आया। और मैं एक चीज एडमिट करना चाहूंगी कि आज खिलाड़ी नंबर 1 में भी हमारे एक जानकार आई थिंक प्रशांत सावंत ने स्टॉक पिक किया था। उनका टारगेट ऑफ कोर्स थोड़े से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 770 के आसपास था। स्टॉक तो आज ट्रेंड कर ही रहा है, यहाँ पर जबरदस्त एक्शन। कुछ ही देर में हम एफएनओ सुपरस्टार भी लेकर आएंगे जो मानस जायसवाल देंगे, तो मानस तैयारी आप कर लीजिएगा। तब तक एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और ट्रेंड में हम देख रहे हैं मूड दरअसल खरीदारी का बढ़ता हुआ। 1469 के स्तर हैं, 4% ऊपर। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी इक्वली बढ़ा है। इस पर हो सके तो राजेश सातपुते पहले आप एक टेक्टिक चेक दीजिए, फिर गौरांग से फंडामेंटल राय भी लेंगे ट्रेंड पर। बताइए हर्षदा जी, देखिए काउंटर जबरदस्त तेजी में है, यहाँ पे हर टिप पे बाइंग हो रही है, तो द प्रॉब्लम इज द एक्सट्रीमली ओवरबॉट में है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर ट्रेड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन चूंकि हम लोग ऑप्शंस का डेटा भी फॉलो करते हैं, तो 1500 तक का मूव मुझे लगता है यहाँ पे आराम से आना आएगा, क्योंकि दैट इज व्हाट चार्ट इज सजेस्टिंग, दैट इज व्हाट द डेटा इज सजेस्टिंग। चार्ट लेवल ऑफ 1470 मुझे लगता है यहाँ पे आप कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, दैट इज व्हाट द वर्डिक्ट इज कि 1500 का टारगेट आएगा। तो फ्रेश एंट्री अगर करनी है फिर आपको एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1450 का, क्योंकि होता ये है कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड इक्वल बन रहा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा फ्रेश एंट्री पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर आपके पास है तो 1450 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 1500 तो इसको एक बार के लिए हिट करना ही है। ट्रेंड 1466 आज इसमें फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। आज सुबह ही हम डिस्कस कर रहे थे इसको मुनाफे की तैयारी में कि इसमें क्या हुआ कि ओपन इंटरेस्ट घटा था परसों, नहीं कल, माफ कीजिएगा, कल थी शॉर्ट कवरिंग और आज है इसमें फ्रेश बाइंग। और इसमें कुछ रहा नहीं कि इसमें अर्निंग्स में बहुत दमखम था, अर्निंग्स के सहारे ही चला ये स्टॉक, उसके बाद चला और सारे के सारे शॉर्ट होल्डर्स को इन्होंने ट्रैप कर दिया। इस 1467 1500 ऑल टाइम हाई के पोटेंशियल्स इसमें काफ़ी मतलब ये जो 1500 का क्लस्टर है काफ़ी हाई नज़र आते हैं। इस बीच आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे स्टॉक्स ब्लास्ट हो रहे हैं। मेरे स्क्रीन पे टिक बाय टिक चार्ट्स में क्या क्या आ रहा है। अभी निफ्टी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, इट्स 17941। उसके बाद अगर आप देखें तो इस वक्त पीएनबी की कॉल्स डे हाई पर आती हुई। फार्मा स्पेस में ग्रेनुअल्स एट डे हाई, ग्रेनुअल्स को लेकर आइए एक बार जरा प्लीज इसकी स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक ट्रेड लिया था ग्लेनमार्क, नाउ इट्स ग्लेनमार्क के बाद ग्रेनुअल्स जो कि कमांडिंग पोजीशन में है। यस, टिक बाय टिक चार्ट लेकर आइए, कुछ तो हुआ है इस स्टॉक पे। 323.25 सुपर स्विंग। मानस ग्रेनुअल्स के चार्ट्स को रीड कीजिएगा और एक सेकेंड। यस, 6 अगस्त 2021 के बाद ये पूरी की पूरी चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ, मतलब आप समझ लीजिएगा कि अगस्त से अगस्त
साल भर की चैनल बाइसेक्ट हुई है। आपका टेक इस स्टॉक पे और कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स की कॉल? देखिए अभी मेरे ख्याल से कुछ मंथ पहले मार्च में भी स्टॉक ने 320 पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके ऊपर जाना उसके लिए मुश्किल लग रहा था। लेकिन अब क्योंकि इसने वो रेजिस्टेंस ब्रीच कर दिया है, मेरा समझना है कि अब शायद आपको 345 तक के स्तर तो देखने को मिल जाएंगे ग्रैनुल्स में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी 314 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 330 का कॉल ऑप्शन ग्रैनुल्स के लीजिए, 7 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। ग्रैनुल्स की अगर आप देखें कॉल और करीब करीब 330 की कॉल लेनी है आपको, यहाँ पर काम करना है। ग्रैनुल्स डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। और एक और स्पेक्स देखिए, अभी क्या है बाजार में स्विंग बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं। जब आप डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है और स्विंग अच्छे मिल रहे हैं। लेट्स ब्रिंग टाटा कंज्यूमर, एक और स्टॉक जो कि इस वक्त डे हाई के जोन में आके ट्रेड कर रहा है। प्रकाश सर जरा प्लीज देखिएगा टाटा कंज्यूमर को। इनफैक्ट इस वक्त दो स्टॉक्स वाइब्रेंट हैं काफी पूरे एफएमसीजी बास्केट में। एक हो गया आपका टाटा कंज्यूमर डे हाई पे 791.90 पे, और मेरे ख्याल से दूसरा है ओआई रेशंस की शीट में अभी अभी मेरे अगर आप देखें अपीयर हुआ डाबर, ये भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। सर आप क्या प्रेफर करेंगे इसमें ट्रेड करना? बिल्कुल, टाटा कंज्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चार्ट पैटर्न बढ़िया है, वेरी गुड स्पॉट। अब ट्रेड कर रहा है 792 पे, ये 800 की तरफ जा रहा है। टॉप होगा 788 टाटा कंज्यूमर, इट्स अ बाय। तो स्टॉक का तेजी वाला टाटा कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पर 1.5% ऊपर। इससे पहले हम एक और कंपनी की बात कर रहे थे, ट्रेंड। टाटा ग्रुप की दोनों कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स में हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। इस बीच ब्रेंट का भाव आपकी स्क्रीन पर आएगा 91.87 के लेवल्स। 6 महीने के लोस पर ब्रेंट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। एक गहरा क्रैकडाउन देखने को मिला है दरअसल इस कमोडिटी में। कल परसों से ही यहाँ पर और गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये ताज़ा हाल आपके लिए, ब्रेंट क्रूड करीब 6 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। मानस, इसका चार्ट पढ़ा है क्या लेटली आपने? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ और गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है, 90 के नीचे जल्द ही देखने को मिलेगा ब्रेंट का भाव। ऐसा होता है तो ये भारतीय इकोनॉमी और स्टॉक्स के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। तो देखिए अभी मैंने आज के चार्ट्स नहीं देखे, लेकिन कल तक के जो चार्ट्स पे एनालिसिस हुआ उसको देख के लगता है कि $88 तक स्टॉक ये ब्रेंट फिसल सकता है। बिल्कुल क्लियर कट लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हो चुके हैं। मेरा समझना है कि $3 से $4 की वीकनेस अभी और देखने को मिल जाएगी। $4 की वीकनेस और मिलेगी और ये एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा एशियन पेंट जैसे प्लेयर्स के लिए सेंटिमेंटली, पिडिलाइट जैसे प्लेयर्स के लिए सेंटिमेंटली। इनफैक्ट पूरा पेंट और पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर होने चाहिए। वहां पर क्या कुछ पोटेंशियल ट्रेड देखने को मिल रहा है या नहीं? गौरांग, अब सब जानते हैं कि ये एक डैम्पनिंग फैक्टर था कच्चे तेल का उबाल इन कंपनियों के मार्जिन्स पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर Q1 में। ये करंट सिचुएशन कितनी और तेजी की तरफ कितने बेहतर मार्जिन्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती है? क्योंकि आई थिंक Q1 में ऑन एन एवरेज $100 प्लस के भाव देखने को मिले थे। अब हम कंसिस्टेंटली $95 के नीचे हैं। हर्षदा, हर एक पेंट कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि उसका लागत खर्चा है, और जो एक अनुमान बुनियादी तौर पर अगर आप देखने जाए तो बिटवीन 40 to 45% जो लागत खर्च है वो कच्चे तेल के तरफ योगदान देता है लागत खर्च को लेकर के। और जहां तक मैं बात करूं, जो आप भी बात कर रहे हैं हर्षदा, $100 के ऊपर भाव चल रहे थे ब्रेंट और नाइमेक्स के, लेकिन उस तिमाही पे भी यानी कि इस वित्तीय वर्ष के जो पहले तिमाही के नतीजे आए, इतना बड़ा हर्जाना इन सब कंपनियों को भरना नहीं पड़ा था। और कुछ कंपनियों ने तो मेरे ख्याल से ये पास ऑन कर दिया था, यानी कि उपभोक्ताओं को ज्यादा दाम देने पड़े थे फाइनल प्रोडक्ट के लिए। और अब जबकि ये नीचे आ रहा है, और अगर हो सकता है ये $90 के नीचे चला जाए या $88 के आसपास आकर के रुके या $85 के आसपास के आकर के रुके, तो ये अपने आप में बहुत सकारात्मक बात होती है। उसके साथ साथ हर्षदा, रुपये ने भी डॉलर के सामने थोड़ी बहुत मजबूती पकड़ी है, तो ये भी अपनी अदाकारी निभाएगा हमारा जो ऑयल पुल्ड अकाउंट डेफिसिट है उसको लेकर के। तो आप पेंट कंपनी ले लीजिए, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ले लीजिए, कुछ स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनी ले लीजिए, इनको मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर ही रहता है तो आई थिंक नेट बॉटम लाइन में डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी आपको 1.5 या 2% का इजाफा प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली देखने मिलेगा।
जेम आज सुबह ही याद रखिएगा, हमने क्रूड पर CNBC आवाज पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया था 8:40 पे। पहले नीरज जी की कमेंट्री आपने सुनी ही होगी और उसके बाद कुणाल शाह के साथ डिस्कशन था। प्लीज़ क्रूड का वो चार्ट लेके आइए, वो डिलेड चार्ट ही है लेकिन फिर भी लेके आऊँगा। जो हर्षदा ने बात कही और जो गौरव ने बात कही, आज सुबह वो डिस्कशन कह रहा था हर्षदा कि 85 के क्रूड के रिट्रेसमेंट की 85 तक की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। दो कारण बताए थे यहाँ पे। एक तो यह है कि डिमांड साइड वीक, यानी चाइना का फैक्टर, वहाँ का स्लो डाउन, वहाँ के कोविड कंसर्न्स, और दूसरा है ईरान डील ये थ्रू हो जाए, इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो दो फैक्टर्स अगर आप देखिए कुणाल ने मेंशन किए थे। 9190 याद रखिएगा, 18 फरवरी का लो, सॉरी जो ब्रेकआउट पॉइंट था इट वाज 9250, वो वॉलेट हो चुका है। और उस चार्ट पे ये सुबह मैं ड्रॉ करके लाया था, हमने 100 को सरेंडर किया, 200 को सरेंडर किया। नाउ अक्टूबर लास्ट ईयर का जो स्विंग हाई था 85 की ट्रैजेक्टरी, वही हाई डेली चार्ट्स पे सबसे क्रिटिकल एक लेवल जो बचा है, एंड वो आता है करीब करीब 85 से 86 के जोन में। आप लेके आइए BPCL 353.70 पे। राहुल जी, आज सुबह हम जो OI शीट्स लेके आए थे एडिशंस के, उसमें BPCL था, HPCL था, IOC था, बर्जर था, पिडिलाइट था, इंडिको था। आप BPCL को कैसे रीड करेंगे? 26 अक्टूबर 2021 के बाद मेरे ख्याल से सेकेंड इंस्टेंस होगा जब ये स्टॉक अपने 200 EMA को स्ट्राइक करने जा रहा है। आपकी राय? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज हो सकता है कल के सेशन में निकल जाए। 370 तक मुझे जगह यहाँ पर दिखाई देती है पोजिशनली, तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें जो बायस है वो क्लियरली बुलिश के फेवर में है। और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आप लगाइएगा जरूर, 345 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की राय रहेगी। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा तकरीबन 360 का रहेगा, जो कि इसकी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेकिन जो इसके डेली चार्ट्स पर एक गैप है, मेरे हिसाब से तकरीबन 370 के आसपास से गैप फिल होना चाहिए। तो बिल्कुल BPCL में लॉन्ग में रहा जा सकता है आने वाले 4 से 5 सेशंस के लिए। सब खुश है अगर आप देखें क्रूड कब, लेकिन न जाने वो मुबारक दिन कब आएगा जब हम टंकी भरवाने जाएंगे, दाम कुछ नीचे आएगा। वो खुशी न जाने कब आएगी हर्षदा। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट डेज। क्या पता कुछ दिनों बाद आ ही। वीरू, उम्मीद पर दुनिया कायम है, वो दिन भी देखने को मिलेगा। जरा आप देखिए, बिल्कुल अब हर्षदा ने बोल दिया तो हो ही जाएगा, देखिए। और जी हाँ, 92 85 भी आ जाए तो भी ठीक ठाक है भारत के प्रोस्पेक्टिव से हर्षदा। इधर 85 तक आप रिट्रेस हो जाए और वहां रुपया समझ जाए, तो ये दो तरीके के बेनिफिट होंगे। मीनवाइल आप लेके आइए, देखिए आज स्क्रीन पर भले ही इंडिसेस अटक रहे हो, कॉल राइटर्स के जोन में हो, बट आप स्विंग को देखिए। अभी आप लेके आइए हेवल्स एक बार, 27 जनवरी 2022 के बाद की पूरी रेंज कटती हुई, और 1333 पे राजेश सतपुते जी। हालांकि आप थोड़ा सा मंदी में है, मैं सुबह से देख रहा हूं, और लेकिन 2 मई का हाई कट रहा है यहाँ पे 1334। कोई पॉजिटिव व्यू यहाँ पर? नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट क्या रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से 1300-1320 ये इसका जो क्लस्टर था जहाँ पे सप्लाई था वो अभी सपोर्ट बनेगा। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम 1380 से लेके 1400 तक का बनेगा। तो अगर आप पोजीशन बनाई है या नहीं बनानी है तो आपको 1320 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 1310 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहिए 1380 और 1400 इस टारगेट के लिए। हेवल्स में एक मौका 1380-1400 के टारगेट के लिए। अच्छा, एक ग्लोबल पिक्चर का हाल भी भाप लिया जाए इस बीच, क्योंकि यूरोजोन का Q2 का GDP का आंकड़ा है 3.9% पर आया है। ये 4% के आसपास टिकने का अनुमान था। ठीक है, बस 10 बेसिस पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिली है, तो नथिंग रियली बिग चेंज यहाँ पर। आप देखिए यूरोप में हो क्या रहा है। यूके के मार्केट्स हल्की सी गिरावट, शांत है वैसे। फ्रांस का बाजार फ्लैट है 19 पॉइंट नीचे, और डैक्स यानी कि जर्मनी का मार्केट 51 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। तो यूरोपीय मार्केट का अपडेट आपकी स्क्रीन पर। फटाफट डाउ फ्यूचर्स पर भी हम बात ही कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो एक बार नजर डाल लेते हैं। कल की करीब 240 अंकों की बढ़त के बाद डाउ फ्यूचर्स जो आज मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, डायरेक्टर साहब आपके पास अपडेटेड आंकड़ा होगा तो बताइएगा, 78 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है डाउ फ्यूचर्स में, 73 पॉइंट नीचे और 60 अंकों की गिरावट नैस्डैक में। कल नैस्डैक वैसे भी कमजोर था, डाउ भागा 240 पॉइंट, नैस्डैक 25 पॉइंट गिरावट पर टिका। तो ये है फिलहाल आपके लिए ग्लोबल पिक्चर।
अब लेकर आते हैं हमारे लिए समित चौहान को कार्यक्रम में। समित, आफ्टरनून, बताइए इस समय ट्रेड क्या ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून अर्षदा। देखिए, ट्रेड के हिसाब से भारतीय एयरटेल हमें काफी अच्छा लग रहा है। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने प्रिसाइजली 200 डे एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है और आज जैसे टुक ऑफ हुआ है, वहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 1.5 टके का ऑलरेडी एक अच्छा खासा बिल्टअप हो गया है, लॉन्ग बिल्टअप। और ऑप्शन में भी देखें तो 700-710 के शॉर्ट कॉल्स में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो रही है और अभी 720 में भी हम थोड़ी कवरिंग देख रहे हैं। तो उसके चलते हमें लगता है जैसे ये 720-21 का लेवल सरपास कर रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से ये मूव एक्सटेंड होगी। 740-42 के इसके टारगेट्स होंगे। 709 के स्टॉप लॉस से ये लॉन्ग किया सकता है और ऑप्शन के जरिए अगर ट्रेड करना है तो 720 का कॉल ऑप्शन जो अभी 11 के आसपास ट्रेड हो रहा है वो हम बाय करने की सलाह देंगे 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और इसका टारगेट लगभग 23 का रहेगा। 23 का टारगेट, 720 का कॉल लेकर चल सकते हैं जो 11 पर खड़ा है। बेसिकली बात हो रही है भारतीय एयरटेल में तेजी करने की। आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं तो 740 का टारगेट रहेगा, वरना 720 का कॉल भी आप इस समय जोड़ सकते हैं। चलिए अब 4 का चौका में दूसरे चौके की बारी और बात होगी F&O सुपरस्टार की। तैयार है मानस? तो देखिए, F&O सुपरस्टार में आरबीएल बैंक में नजर है। देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स काफी बेहतर कर रहे हैं और आरबीएल बैंक ने अभी तक तो अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अब आपको बहुत क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल के साइन बहुत क्लियर दिख रहे हैं। चार्ट्स पे हाई टॉप्स हाई बॉटम बनने लगे हैं। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के जो मूव है वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं और एक ट्रेड ब्रेकआउट 100 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। मेरा समझना है कि अब ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, इसलिए आरबीएल बैंक में खरीदारी करनी है। 99 का स्टॉप लॉस रखिए, 106 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर 100 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 4 रुपए 35 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 8 रुपए की टारगेट के लिए। ओके, तो आरबीएल बैंक 100 का कॉल इस समय लेकर चलना है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी 440 के आसपास आप ले सकते हैं इसे, या तो सीधा आप फ्यूचर्स में भी खरीदें। बेसिकली इन स्टॉक्स में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट बैंकिंग काउंटर्स में जो मिड कैप बैंक्स है ना वो अच्छे खासे फ्लेवर में है। तो मानस जायसवाल कह रहे हैं 106 का टारगेट रहेगा आरबीएल बैंक में, वरना आप सीधे 100 का कॉल भी लेकर चले जहां पर अच्छा खासा ट्रेंड तेजी का बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आपने एक मिड कैप बैंक पिक किया है, दूसरे बैंकों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सरकारी बैंकों में खास तौर से आप गौर करिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट लेकर आते हैं स्क्रीन पर। करीब 2.5% तक की तेजी लास्ट हमने जब नोटिस की थी, जब विजिट किया था इन स्टॉक्स को, बनती हुई दिखाई दी थी। आज देखिए 4% ऊपर आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा, वेरी गुड। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक जैसे ट्रेड्स में भी काफी तगड़ी तेजी आज के दिन देखने को मिली है। एंड मैं एक चीज देख रही थी समित, ये बैंकिंग काउंटर्स में दबे पाव बैंक ऑफ बड़ौदा क्या भागा है। ईयर टू डेट मैं नोटिस कर रही थी बैंक ऑफ बड़ौदा इज नियरली अप 48% प्लस। 126 के लेवल पर क्या इक्वली तेजी दिखा सकता है और बड़ा दिखाएगा? 12 महीनों में ये चार्ट हमारा कह रहा है 60% के गेन्स। यस, देखिए काफी स्टेडी आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। और एसबीआई के बाद अगर किसी पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा हमने चाल देखी है तो बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर कैनरा बैंक। अभी यहाँ से अगर हम देखें तो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा आपको 130-34 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट थोड़ा अगर हम मीडियम टर्म व्यू देखें, थोड़ा होराइजन ब्रॉडन करे तो ये स्टॉक 140-44 के क्लस्टर तक जाने का पोटेंशियल रखता है, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ओवरऑल अभी भी इसका बायस पॉजिटिव ही रहेगा और लगभग अगर हम देखें तो ये स्टॉक 2 से 3 साल के हाईएस्ट लेवल के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो यस, डेफिनेटली बायस पॉजिटिव है और यहाँ से भी अगर हम थोड़ा टाइम इसको दे तो 140-144 के लेवल्स के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। 140 के लेवल्स के लिए एक मौका बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी करने का। गौरांग, इस पूरे पैक में हमने देखा है काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो आपका, आज बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, यूनियन जैसे ट्रेड्स आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट लाइक्स ऑफ कोटक एंड इवन एन एचडीएफसी बैंक। आप क्या प्रेफर कर रहे हैं इस समय पोजीशन थोड़ी सी फ्रंट लोड करने की सरकारी बैंकों में? तो 4 नाम है, राधा 3 नाम है हर्षदा, जो खरीदारी की सूची में है। सर्वोच्च स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 नाम हमारी खरीदारी की सूची में। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरीके से परिवर्तन हम देख रहे हैं नतीजों को लेकर के,
सुधार की गुंजाइश और भी है आगे जा करके। इनमें से अगर कोई दो नाम चुनने होंगे मुझे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको मैं ज्यादा अहमियत दूंगा। ये बैंक ऑफ इंडिया पे, और ये आप कौरान जी का व्यू सुन रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 527 की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ, स्ट्रॉन्ग स्विंग यहाँ पे तमाम सरकारी बैंकों में है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से चार्ट के चमत्कार की तरफ चलते हैं, हमारा सेगमेंट चार्ट का चौका में, और समित जी के सौजन्य से ये चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पे। बताइए समित, क्या पिक किया है आपने इस वक्त के लिए? देखिए, कैश सेगमेंट का एक स्टॉक है जो काफी टाइम से एक ऑफ रडा रहा है, बट अभी कहीं ना कहीं इसमें थोड़े एक एनकरेजिंग साइन दिख रहा है। तो फोर्स मोटर्स, ऑटो बीइंग दी वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्पेस, ये रीसेंट जो रैली आई है उसमें ये स्टॉक ने उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, बट आज जैसे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, और लगभग अगर आप देखिए तो नवंबर 2021 के बाद ये स्टॉक ने फर्स्ट टाइम उसका जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ ट्रैवर्स किया हुआ है। तो यहाँ से इसके इंडिकेशंस काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ से थोड़ा अगर आप लंबा नजरिया रखे तो 1290 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे, और 1155 का स्टॉप लॉस होगा। फोर्स मोटर्स, आई मीन इस ऑटो की पूरे वाइल्ड स्विंग में निफ्टी ऑटो ऑल टाइम हाई पे आ गया। मैंने बहुत दिनों बाद फोर्स मोटर्स का जिक्र सुना, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत दिनों बाद, कम से कम नहीं तो 6 महीने बाद मैंने इस स्टॉक का जिक्र सुना होगा, और निकला भी है ये स्टॉक। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छा स्विंग दिया है 1211 के स्तर पे, और लेकिन ये सबसे लेट स्विंग है, सबसे लेट स्विंग है, अपर स्विंग है। आज का अगर आप देखें चार्ट का चमत्कार, फोर्स मोटर्स 1219 पे। अच्छा, मान लीजिए समित इस पे डिलीवरी पे काम करना हो, इसने लेट पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब एक अच्छी बात यह है कि इट होल्ड्स मोर रिवॉर्ड इन कंपैरिजन टू एनी अदर ऑटो स्टॉक्स। 1220 पे है ये, आपका व्यू क्या है, कहां तक जा सकता है अगर डिलीवरी पे काम करे इसमें? तो देखिए, इमीडिएट बेसिस पे मैंने 1290 1300 का टारगेट रखा है, बट ये कैचअप अगर और थोड़ा अच्छी तरह से अनफोल्ड होता है तो हमें लगता है कि 1360 से लेके 1390 के लेवल्स इसके दिख सकते हैं। तो वहां तक तो डेफिनेटली जाने का इसमें पोटेंशियल रखता है, जो लगभग अगर करंट लेवल से भी देखे तो 12 से 15% का मूव होता है। तो फोर्स मोटर्स में और भी तेजी आने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर 1290 के तरफ बढ़ रहा है, ये पहला टारगेट रहेगा, आगे 1390 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। फोर्स मोटर्स ये है चार्ट का चमत्कार वाला ट्रेड जो समित ने आइडेंटिफाई किया है कैश मार्केट की तरफ से। चलिए अब मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर है। 17942 के लेवल्स पर निफ्टी एकदम टिका हुआ है, निफ्टी बैंक भी 160 पॉइंट की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन अब बात करते हैं उस खास सेगमेंट की जहां पर हमारी रिसर्च टीम टटोलती है कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और आपके लिए हम पेश करते हैं क्या चल रहा है। तो यतिन स्टूडियो में आ चुके हैं, बताइए यतिन आज क्या चल रहा है? पावर क्राइसिस चल रहा है, और हम यूरोप की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली यूरोप बट चाइना में भी आप देख रहे हैं कि उनके बड़े बड़े प्रोविंसेस और उनके बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में पावर शॉर्टेजेस हो रही हैं। यूरोप और चाइना की कहानी अलग है लेकिन तर्क एक है। अगर हम चाइना की बात करें तो उनका एक बड़ा और सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज जो प्रोविंस है सिचुआन, हाँ सेजवान सॉस वहीं से आता है, सिचुआन से। और सिचुआन की बात करें तो वहाँ क्योंकि ड्राउट सिचुएशन है, बारिश नहीं हुई, और ज़्यादातर जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होता है, तो क्योंकि पानी की किल्लत है वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को 15 से 20 दिन वहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि पावर नहीं देंगे, क्योंकि पावर डाइवर्ट होगा कंज्यूमर्स को, क्योंकि वहाँ ठंड की सीज़न है, और ऑब्वियस है कि ठंड की सीज़न जब होती है चाइना में तो वहाँ आपको हीटर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो वहाँ का एक बड़ा एल्यूमिनियम स्मेल्टर उसको बंद किया जा रहा है। तो अगले 15 से 20 दिन के लिए शायद वहाँ एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन होगा। वहाँ की सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनके पास एल्यूमिनियम के पूर्ता स्टॉक्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एल्यूमिनियम के दामों को जो है स्टेबल रखेंगे ग्लोबली। ये चाइना की बात हुई। अगर हम यूरोप पे आ जाएं तो नेदरलैंड्स में नॉर्स हाइड्रो की कंपनी का एक बड़ा यूरोप का सबसे बड़ा ये कहना चाहूँगा एल्यूमिनियम रिफाइनिंग यूनिट है, उसको मेंटेनेंस के लिए बंद किया जा रहा है। मेंटेनेंस के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के दाम 5 गुना हो गए हैं और एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन काफ़ी महंगा हो चला है। उसको मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने कहा है कि प्रोडक्शन बंद करेंगे और मेंटेनेंस शुरू करेंगे।
और शायद अगले 2 से 3 महीना वो प्लांट बंद रहे, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो जो है ग्लोब के 2 कोने यूरोप और चाइना में आप देखेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स बंद हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी की प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली यहाँ एक स्वीट स्पॉट इंडियन कंपनीज को मिलेगा क्योंकि यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक उभरी नहीं है और हम कोल से ज़्यादा करके थर्मल पावर यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में, जिसके कारण शायद हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता जैसी कंपनी को शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो। ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा, अगर हम जिंक की बात करें तो येस्टरडे यूरोप का एक बड़ा जिंक का प्लांट भी बंद हुआ क्योंकि एनर्जी कॉस्ट जो है अनवायबल हो चुके हैं। और अगर आप जिंक देखें तो एक ही कमोडिटी है स्टील की तरह ही, जिसने डबल डिजिट का गेन दिखाया पिछले 3 महीनों में। और येस्टरडे अगर आप देखें तो जिंक के दाम 5-6% बढ़े थे और येस्टरडे हमने हिंदुस्तान जिंक में भी प्राइस एक्शन देखा था। तो ये एक एनर्जी क्राइसिस है जो एलिवेट हो रहा है। यूरोप में गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं जिसके कारण केमिकल की फैक्ट्रीज पे भी इसका असर पड़ रहा है क्योंकि हायर कॉस्ट होने की वजह से छोटे छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं। तो ये एनर्जी क्राइसिस शायद आपको विंटर में बढ़ता हुआ दिखाई दे क्योंकि एनर्जी की मांग तब सबसे ज़्यादा होती है। चाइना और यूरोप में ठंड से बचने के लिए हीटर्स वगैरह लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर्षदा, मेरा मानना ये है कि चाहे वो मेटल्स हो, केमिकल्स हो, जहां पावर आपको लगता है, आपको बिजली ज़्यादा लगती है प्रोडक्शन के लिए, वहां डिस्ट्रप्शन होने की गुंजाइश पूरी तरीके से है इस फॉल में। और इसी वजह से आप देखिएगा आज हिंडाल्को करीब 2.5% के गेन्स दिखा रहा है। नाल्को भी वेरी क्विकली आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। उस स्टॉक में भी हमने जब ट्रेंडिंग काउंटर्स देखे थे अच्छी खासी तेजी बनी थी और ये सारे काउंटर्स दरअसल हैवी वॉल्यूम्स के साथ भाग रहे हैं। पावर क्राइसिस के लिहाज से आप देखिए इन लोगों को अपने प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अनुमान यही लगता है फिर ग्लोबल डिमांड भारत आती हुई दिखाई देगी। गौरांग, इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या हिंडाल्को, नाल्को जैसी कंपनियों को रहेगा और आप क्या दोनों पर दाव लगाना चाहेंगे या फिर आप हिंडाल्को को लेकर ज्यादा बुलिश रहेंगे? अर्षद, हम हिंडाल्को को लेकर के ज्यादा सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि चाइना के लिए जो भी बुरी खबर होती है वो हमारे जैसे देशों के लिए अच्छी खबर होती है। और एक चीज है, आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो ये तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके और भी परिवर्तन होगा। लेकिन मैं मानता हूं 2 कमोडिटी रिलेटेड अर्षदा, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, मेटल्स एंड सीमेंट, ये मेरे ख्याल से थोड़े अंडर परफॉर्मेंस हो रहे थे कारणों को लेकर के, एक नहीं अनेक कारण थे। लेकिन अब वो जो नकारात्मक परिस्थिति थी वो धीरे धीरे इतिहास हो चुका है। तो मैं मेटल्स और सीमेंट को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीदारी की राय दूंगा और मैं हिंडाल्को को ज्यादा तवज्जो दूंगा। हिंडाल्को एक प्रेफर्ड प्ले रहेगा, वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रहना चाहिए। करीब करीब 1% के गेन्स, यहाँ पर 1% से ज्यादा के गेन्स 12 महीनों में, आज की तेजी 2.5% से ज्यादा की है। हिंडाल्को का चार्ट कितना चमकेगा यहाँ से आगे, ये बताइए। हिंडाल्को का चार्ट मुझे बढ़िया लगता है, मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। इसका स्टॉक होगा 430 का, 450 पहला टारगेट रहेगा। ट्रेड कर रहा है 440 पर। हिंडाल्को अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल। ओके, तो अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड हिंडाल्को का पकड़े जरूर। अच्छा, एक और अपडेट आ गया है, क्या चल रहा है मैं आपके लिए लेकर आते हैं BEML का स्टॉक का। फटाफट हमारी रिसर्च टीम ने बाहर से मैसेज भेजा तो वो भी आपकी स्क्रीन पर। आशीष वर्मा कह रहे हैं देख लीजिए ट्रेड, BEML में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। करीब करीब 3% के गेन्स, 3 से 4% की तेजी हो गई। बस कहने की देरी थी, 4.25% तक का इजाफा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने इसकी बात की थी जब इसकी SOTP वैल्यूएशंस आपके सामने पेश किए थे। बोर्ड बैठक कल होने वाली है, 18 तारीख वो फिक्स डेट है, जहां पर दरअसल ये BEML लैंड एसेट्स के लिहाज से भी चर्चा होती हुई दिखाई देगी। और ऑफ कोर्स रिकॉर्ड डेट है वो 1:1 के इशू ऑफ शेयर्स की। I beg your pardon। तो वो स्टॉक आज फिर जोर पकड़ता हुआ, उस दिन क्या 18% भागा था ये स्टॉक, 18% ऊपर था। काफी तेजी देखने को मिली थी और कल उस बड़ी डेवलपमेंट के पहले, बोर्ड मीटिंग के पहले, आज फिर 4% के गेन्स दिखा रहा है। गौरांग, मुझे डिस्टिंक्टली याद है इनके लैंड एसेट्स को SOTP बेसिस पर जो एंटीक की रिपोर्ट कह रही थी, वो कह रही थी कि 385 रुपए प्रति शेयर पर वैल्यू किया जाना चाहिए।
वो डेटा लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, आपके रनडाउन में पड़ा होगा वो तमाम ग्राफिक्स की, कितना लैंड कहां पर है और उसकी कितनी वैल्यू बन रही है। ये BEML के लिए कितना बड़ा कदम रह सकता है कल की बोर्ड बैठक? मेरे ख्याल में ये विनिवेश के लिए एक आगे बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, और ये बातें हम काफी समय से सुन रहे थे। हालांकि बोर्ड की मंजूरी पर ज्यादा निर्भर होगा कल जब ये मुद्दा बैठक में उठाया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन डेफिनेटली हो सकता है। अनुमति की देर है, मेरे ख्याल से अगर ये अनुमति मिल जाती है तो ये एक मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट होगा हर्षदा, बाकी अन्य कंपनियों के लिए जिनके बैलेंस शीट पर इस तरीके के लैंड बैंक या पार्सल्स हैं। याद है जब हम BEML की बात कर रहे थे, लगे हाथ आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसा ट्रेड, आपका कॉनकॉर जैसा ट्रेड भी भागा था। आज वैसा कुछ रब ऑफ इफेक्ट है या नहीं, देख लेते हैं। SCI आपके सामने करीब 1.5% ऊपर है। कॉनकॉर भी फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कॉनकॉर में ज्यादा कुछ हलचल नहीं है। BEML में लेकिन काफी कुछ हो रहा है। राजेश सातपुते, वेरी क्विकली, इस समय क्या कल की बोर्ड बैठक से पहले 1833 पर खरीदेंगे स्टॉक? देखिए थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क टेकिंग है तो डेफिनेटली मुझे लगता है लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न दिख रहा है मेरे हिसाब से 1800 के ऊपर जो इसका टारगेट बनता है वो कम से कम 1920 से लेके 1940 का बनेगा। जनरली ये नया हाई बनने की कोशिश करेगा। रिसेंट हाई था 1900 का, तो मुझे लगता है 1900 को पार करके एक फ्रेश हाई बनाएगा। So it's a buy in BEML above 1800. So your stop loss has to be below 1800. So at least keep your stop loss at 1785. जी हाँ। अच्छा, इस बीच मैं जरा प्लीज़ HDFC बैंक लेके आता हूँ, और एक HDFC बैंक के लिए अच्छी खबर ये है कि डेटा में एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है। और HDFC बैंक जब चलना शुरू हुआ तो याद रखिएगा बैंक निफ्टी ज़्यादा क्लोज आ गया अपने उस थ्रेशहोल्ड पॉइंट के, जो कि नई तेज़ी स्पॉन्सर करेगा मार्केट में, और वो है 39,500 का जोन। अभी हालांकि 100 पॉइंट दूर है वहाँ से, बट स्टिल गुड न्यूज़ फॉर HDFC बैंक इज़ दैट कि मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ। अब हम कुछ देर में, याद रखिएगा, अलग अलग फैक्टर से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको HDFC बैंक पे एक डेटा देता हूँ कि हो क्या रहा है। HDFC बैंक की ऑप्शंस की शीट में क्या बदलाव आया है, और HDFC बैंक, यस, अगर आप इसके डेटा देखें, प्लीज़ जरा इसकी 1500 की कॉल रखिएगा और 1520 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। वहाँ पे कुछ डेटा में इम्प्रूवमेंट है। कॉल राइटर्स जो हैं वो बैकफुट पे हैं। मानस, मैं आपको देता हूँ 1500 की कॉल का। देखिए जरा ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है 1500 की कॉल का। 1520 की कॉल रखिए आप। इन दोनों ही कॉल्स में 1500 की कॉल 3651 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करती थी, 300 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं। 1540 की कॉल 31 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं, जहां पे 1500 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग हुए थे। और एक चीज देखिए आपने मारस, 1600 की कॉल में 124 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े और 1620 की कॉल में 238 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स ह्यूज। आई थिंक ये इस स्टॉक के लिए, HDFC बैंक के लिए अच्छी खबर है। मानस, आपका व्यू क्या है? क्या एक स्विंग के ट्रेड के लिए फिर पकड़ना चाहिए HDFC बैंक को? देखिए, ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं। हाई टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड है। कल के हाईज को ब्रेक करने में थोड़ी दिक्कत आज पूरे दिन महसूस हुई, लेकिन अब अगर आप देखिए तो वो बहुत कंफर्टेबली कल के हाईज के ऊपर अब ट्रेड होने लगा है। मेरा समझना है कि 1550 तक के भाव आपको HDFC बैंक में देखने को मिल जाएंगे। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1500 रुपए के नीचे रहेंगे। 1530 पहला टारगेट और 1550 दूसरा टारगेट होगा। HDFC बैंक, इसका डेटा अगर आप देखिए वाकई अच्छा है। और आपकी स्क्रीन पे डी हाई पर कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं, स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल, स्लाइटली क्या शायद थोड़े से, अगर आप देखें जो आउट ऑफ मनी कॉल्स हैं उसमें शॉर्ट कवरिंग के बाद अब थोड़ा सा, अगर आप देखें, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है। दैट्स गुड। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप फंडा की, और आज का मिड कैप फंडा ये आएगा गौरांग जी के सौजन्य से। गौरांग जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं मिड कैप में, जो कि आपको इस वक्त इम्प्रेस कर रहा है, योर मिड कैप फंडा? तो वीरेंद्र, ऑटो क्षेत्र की शुरुआत से बात हो रही है, और अगर हम ऑटो क्षेत्र को इतना करीब से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको ऑटो एंसिलरी OEM सेगमेंट कंपनीज को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। और उसी तर्क के आधार पर हमने एक बैटरी बनाने वाली कंपनी को चुना है, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। 160-65 के आसपास मौजूदा स्तर है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पूरा दौर चला है
उसके साथ साथ आइस इंजन्स में भी आपको बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। तो न्यू ऑर्डर मार्केट, रिप्लेसमेंट मार्केट, जिस तरीके से नए लॉन्चेस लाइंड अप है, ये सभी चीजों का समीकरण करते हुए और जो नतीजे आए थे उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से 190 तक के लक्ष्य हमने थोड़ी बहुत लंबी अवधि में निर्धारित किए हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के। एक्साइड के ट्रेड पर दरअसल फोकस, और आपको याद होगा कल दोपहर में एक्साइड की चर्चा स्वाति होतकर भी कर रही थी, जहां पर एक तेजी का ट्रेड उन्होंने सुझाया। अच्छा, इस बीच निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डे हाई पर निफ्टी खड़ा है 17,948 के स्तरों पर, 123 अंकों की बढ़त इस समय। काफी तगड़ा मूव देखने को मिला है, स्पेशली पीएसयू बैंकों की साइड्स पर हमने देखा है तेजी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसे ट्रेड्स तो इन कंट्रोल में रहे ही हैं। हीरो मोटोकॉर्प भी इस समय का आउट परफॉर्मर साबित हुआ है। चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन, आफ्टरनून। डे हाई पर इंडेक्स है, बताइए आपकी अप्रोच क्या है, क्या ट्रेड ले रहे हैं? बिल्कुल, बाजार में पॉजिटिव बायस है और जिस हिसाब से बाजार ने 17,777 के लेवल को निकाला है, अगली रैली 18,200 18,500 तक जारी रहनी चाहिए। तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे बरकरार है। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो कंटिन्यू रखें। इवन इमीडिएट लॉन्ग पोजीशन है तो 17,800 के स्टॉप लॉस से रखे, 18,200 तक के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारा मानना है कि प्राइवेट बैंकिंग के साथ में पीएसयू बैंक्स में भी थोड़ा मोमेंटम बनेगा। तो बैंक निफ्टी में भी 38,888 का मेजर सपोर्ट है और ये रैली लगभग 40,000 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो दोनों ही इंडाइसेस में पॉजिटिव बायस है। लगातार पिछले 7-8 वीक से हायर लोज के सीक्वेंस बन रहे हैं, वोलेटिलिटी डिक्लाइन हो रहा है, पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव बायस यहाँ पे कंटिन्यूसली बनना चाहिए। अब ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो यहाँ पे काफी स्टॉक्स रेडार पे है, जैसा कि बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी लिमिटेड है, या फिर आप देखोगे पीएसयू बैंक से केनरा बैंक, हीरो मोटो है। बट इन सबसे यदि एक काउंटर को सिलेक्ट करना है तो मैं बजाज फाइनेंस की तरफ जाऊंगा। बजाज फाइनेंस देखिए काफी अच्छा ब्रेकआउट आज दिया है यहाँ पे। टेक्निकली स्पीकिंग एक पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट है और मल्टीपल बैरियर 7385 के लेवल को डिसाइसिवली पार किया है। अभी 7550 के आसपास चल रहा है। 7400 का स्टॉप लॉस, 7850 तक के टारगेट आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिलने चाहिए। उसके अलावा यदि आप बात करते हो तो मेरा मानना है कि सिलेक्टिव आईटी काउंटर चलेंगे, जैसा कि एचसीएल टेक है, मिड कैप में एपीएस माइंड है। और एक और ट्रेड यदि लेना है पीएसयू में तो केन बैंक पे फोकस करूंगा। केन बैंक मौजूदा लेवल पे ले, 232 का स्टॉप लॉस, 250 के टारगेट। फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे। इस बीच आप लेके आइए जरा समित जी का फोर्स मोटर्स। वाकई 1265 पे क्या गजब कॉल दी है समित जी। आप कभी उसमें बैठे गुरखा में? समित, गुरखा में बैठे कभी? नहीं। इनकी जो गाड़ी है, नहीं बैठे। कभी लाहौल स्पीति का टूर लगे ना तो जाइए, जरूर बैठिएगा। गजब गाड़ी होती है। खैर, आपने गोरखा से ज़्यादा तेज उड़ाया इसको। इस वक्त 1257 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और गजब वाइल्ड स्विंग। आपकी स्क्रीन पे 1257 का 8 का लेवल है और 1290 1390 तक का टारगेट है। और डिलीवरी पर आप देखें अच्छा टारगेट है यहाँ पे 17,951। ये इस वक्त निफ्टी का स्तर है। बैंक निफ्टी ज़्यादा शार्प हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएसयू बैंक्स एंड एचडीएफसी बैंक। और अब हम जा रहे हैं निफ्टी पर अपने सबसे निर्णायक वो 40-50 पॉइंट भेदने, जो कि 18,000 का वीकली और मंथली कॉल राइटर्स का जोन है। खैर, एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स लेके आइएगा। डाउ फ्यूचर्स और रेस्ट ऑफ यूरोप दिखाइए, क्योंकि अब जो हम ट्रेड्स पिक करने जा रहे हैं थोड़ा सा अगर आप देखें कल के पर्सपेक्टिव से भी होंगे। लेट्स ब्रिंग डाउ जोन्स फ्यूचर्स। डाउ जोन्स की याद रखिएगा कल की क्लोजिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अभी करीब 90 पॉइंट नीचे, करीब 34,029 की ट्रैजेक्टरी में लगभग 1/4% नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। बट आई थिंक थोड़ा सा हमारा विषय याद रखिएगा डिफरेंट है। इस वक्त इंडियन मार्केट्स को लिक्विडिटी बहुत चेज कर रही है और लिक्विडिटी थोड़े से भी आप देखें इफ्स एंड बट्स और जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर देती है। और यहाँ तक रेस्ट ऑफ यूरोप का सवाल है, वो कुछ देर पहले हर्षद ने दिखाया था तो मैं उसको ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें थोड़ा सा बैकफुट पे 88 अंक नीचे ट्रेड करते हुए। एक बार एक स्टॉक और लेके आइए जो कि बहुत ही अच्छा कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, और आई थिंक लेट्स ब्रिंग देवयानी इंटरनेशनल। गजब का मूव 212 पे 86। गौरांग, आपकी राय क्या है? अभी मैम लगभग मेरे ख्याल से हम 10-15 दिन पहले आशीष और मैं इस मैनेजमेंट से इंटरेक्शन कर भी रहे थे और आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई लेवल्स पे था। 213 इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर देवयानी इंटरनेशनल। गौरांग, आपकी राय क्या है? अब अगला स्विंग कहाँ तक ले जा सकता है इस स्टॉक को, और आपकी क्या कवरेज लिस्ट में है ये स्टॉक?
तो आईपीओ के समय से, आईपीओ के दौरान भी इनफैक्ट आईपीओ नोट द्वारा वीरेंद्र हमने यहाँ पर निवेश करने की राय दी थी, और पश्चात हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत सुस्त पड़ा था ये। कारण एक या दो कुछ थे जो सता रहे थे कंपनी को, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो ये 245, 260, 75 तक मेरे ख्याल से बिल्कुल जा सकता है, और मेरे ख्याल से जो कारोबार है उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हुआ है। देवयानी इंटरनेशनल आज का आउट परफॉर्मर, इससे पहले जुबलेंट फूड की भी बात हो रही थी, अच्छी खासी तेजी इसमें बनती दिखाई दी है। इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट, दरअसल आपको याद होगा आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को और लेंडिंग हैंड देने का। हमारे साथ लक्ष्मण रॉय, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जुड़ रहे हैं। एग्रीकल्चरल लोन्स पर भी कुछ अपडेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स पर भी। बताइए लक्ष्मण, क्या पकड़ रहे हैं आप? देखिए, दो बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला है आपको एग्रीकल्चर लोन को लेकर के, और खास तौर से ये फैसला एग्रीकल्चर लोन देने वाले बैंकों के लिए कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। सरकार ने एग्रीकल्चर लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन का ऐलान किया था। अब कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि इंटरेस्ट सबवेंशन 1.5% अतिरिक्त दिया जाएगा, और वो 1.5% के बराबर का इंटरेस्ट सबवेंशन जो है सरकार उन कंपनियों को, उन बैंकों को भुगतान करेगी जो बैंक एग्रीकल्चर लोन देंगे। यानी एग्रीकल्चर लोन जितना देंगे बैंक किसानों को, उसका 1.5% सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर बैंकों को भुगतान कर देगी, ताकि किसानों को के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। इसके लिए 2022-23 और 24-25 2 साल के लिए किया, 2022-23 से लेकर 24-25 तक के लिए किया गया है, यानी 3 साल तक के लिए किया गया है। इसके लिए 34,856 रुपए जो है अतिरिक्त अलोकेशन किया गया है, सरकार ने इसको मंजूरी दी है, और ये शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन के लिए है। जो 3 लाख रुपए तक के लोन लेते हैं किसान, उनके लिए है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो आपको खासतौर से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए सरकार ने जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी उसका दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है, और उसने अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी शामिल किया है। और इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए सरकार खासतौर से 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है आवंटित करने का फैसला लिया है कैबिनेट की इस बैठक में। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो कोविड के टाइम में जो होटल जैसे सेक्टर हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, उनको सरकार सपोर्ट देने की कोशिश की है आज की कैबिनेट की बैठक से। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और खासतौर से होटल्स, छोटे होटल्स पर ध्यान दीजिएगा, उनको सपोर्ट के लिए सरकार आगे बढ़ती हुई, और साथ ही साथ एग्री लोन्स पर इंटरेस्ट सबवेंशन की बात हो रही है। 1.5% ब्याज पर 3 लाख तक के लोन्स को मंजूरी मिलती हुई दिखाई देगी। तो आप पीएसयू बैंकों की हम वैसे भी बात कर रहे थे, वो रेडार पर होने चाहिए, लेकिन छोटे जो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड बिजनेसेस हैं उन पर ध्यान दीजिए। कुछ देर पहले हम देवयानी इंटरनेशनल की बात कर रहे थे, लेमन ट्री जैसे ट्रेड्स, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जैसे ट्रेड्स, उन पर आप नजरें रखिए, वहां पर थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कृषि लोन या फिर किसान लोन का जो जिक्र हुआ है, गौरांग, उसे मार्केट कैसे पढ़ेगा? अर्शिदा, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भाग, जहां तक खपत का सवाल है, एक बहुत बड़ा योगदान आता है यहाँ से, और अगर इस तरीके की सहायता सरकार की तरफ से जाती है तो मेरे ख्याल से ये और भी मजबूत बनाएगा ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों को। और जो एक कंजम्पशन ड्रिवन थीम्स जो है, क्षेत्र जो जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से इनको एक बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई देगा। सरकारी बैंकों को ध्यान में रखिएगा। कैनरा बैंक की हमने कुछ देर पहले बात की थी, इस समय यूको बैंक में एक अच्छी खासी वृद्धि आती हुई, पंजाब नेशनल बैंक जैसे ट्रेड्स में मोमेंटम आने लगा है, तो ये स्टॉक्स भी आपके रेडार पर होने चाहिए। होटल काउंटर्स, राजेश सातपुते, रॉयल ऑर्किड, कामत होटल्स, लेमन ट्री, सब भाग रहे हैं। कोई ट्रेड जो आप इस समय फटाफट पिक करना चाहेंगे? हर्षदा जी, देखिए इन दैट केस मुझे लगता है कि हम जो इंडियन होटल्स पे ट्रेड देते हैं, मुझे लगता है वो जो सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ को अच्छे से भुनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 275, 276 के आसपास ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे और एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली बाकी है। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट, दैट शुड बी 300। सो एट अ लेवल ऑफ 275 अगर आपको इस न्यूज को प्ले करना है तो एक सेफ्टी मिलेगा। उनका स्टॉप लॉस होगा 270 का। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये डिस्कशन आपने सुना, लेकिन इसी पूरे डिस्कशन के बाद अगर आप देखें जो हॉस्पिटलिटी का जिक्र हुआ,
सारे के सारे होटल स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग। डायरेक्टर साहब पूरा का पूरा होटल का चंक रखिएगा। अच्छा मूव देखे डे हाई के ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करते हुए लक्ष्मण जी की खबर के बाद इंडियन होटल्स लगभग 276, याद रखिएगा 276 इंडियन होटल्स का ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। उसके बाद अगर आप लेमन ट्री को देखें, लेमन ट्री आपकी स्क्रीन पर 73, नॉट एग्जैक्टली डे हाई बट स्टिल अगर आप देखें अच्छा मूव देता हुआ एक स्टॉक। कामत को देख लेते हैं एक बार आपकी स्क्रीन पे। यस, कामत होटल्स 8520 एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आया, उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे बट स्टिल अगर आप देखिए अच्छा करता हुआ। निफ्टी 17959 पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक अगर आप देखें 39485 पे स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बस आज के ये 40 पॉइंट्स थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर यूएस में कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको शायद वो 18,000 की ट्रेजेक्ट्री कल मॉर्निंग में पार होती नजर आ जाएगी और ऑन एक्सपायरी डे। एक बार डायरेक्टर साहब वो जो हमारी कॉल्स की स्लाइड होती है ना, वो कुछ देर में एक बार अपडेट करके रख दीजिएगा कि 2 से लेकर 3:10 के बीच में जो ऑप्शन डेटा है वो कैसा है। कल थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी या फिर अगर आप देखें 18,000 सर्व हो जाएगा सुबह सुबह, उस डेटा को देख के एक बार जज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलते यतिन के पास कुछ देर के लिए, और डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं क्या नहीं चेस कर रहे हैं पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब मोमेंटम कॉल्स लेंगे उससे पहले वो ऑप्शन के स्टैट्स देखेंगे। यतिन, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग और आई थिंक दोनों ही इंडिसेस बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे, 18,000 के नज़दीक निफ्टी और 40,000 के नज़दीक निफ्टी बैंक। सुपर स्विंग, और आज तो इनफैक्ट आईटी ने भी पार्टिसिपेट किया। डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं? जबरदस्त रैली है वीरेंद्र, और बाजार में हम बात करें तो एचएनआई ट्रेडर्स को लगता था कि आरएसआई बहुत बढ़ गई है, बाजार ओवरबॉट है, लेकिन हर पैरामीटर्स पे आपको तेजी दिखाई दे रही है बाजार में। आईटी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि विप्रो में बीटीएससी ट्रेड करना चाहिए क्योंकि आईटी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। और अगर हम एफआईएस की बात करें तो यहां विप्रो में खरीदारी के फ्लोज हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। 10 से 15 रुपए की अपसाइड के लिए यहां वो अपने क्लाइंट्स को यहां ट्रेड सुझा रहे हैं, तो प्रॉब्ली 1-2 दिनों में उनको लगता है कि स्टॉक में 3-4% का मूव आना चाहिए। विप्रो के अलावा कैनरा बैंक, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर रहे थे, और कैनरा बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एचएनआईज काफी एक्टिव हैं। इनफैक्ट कैनरा बैंक की बात करें तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि 250 से 260 तक के पोजीशन टारगेट से स्टॉक पे आने चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम अगस्त सीरीज की बात करें तो काफी अच्छी बाइंग यहां कैनरा बैंक में आपको आती हुई दिखाई दे रही है। ओपन इंटरेस्ट में भी तेजी के ही सौदे यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कैनरा बैंक और विप्रो ये दोनों ही स्टॉक्स में डीलिंग रूम्स तेजी लेके चल रहे हैं। जी हाँ, कैनरा बैंक, पीएसयू बैंक से अगर आप देखें दबदबा अच्छा है 239 और यतिन ने बात बिल्कुल सही कही। बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स, बहुत सारे अगर आप देखें हैवी वेट्स जो थे वो थोड़ा सा अगर आप देखें मंदी में आ गए थे। मैं खुद अगर आप देखें जो वॉइसेस सुनता हूँ उसमें दरअसल हुआ क्या यतिन, 17,200 के आसपास जो वो नैन्सी जी का ताइवान दौरा था ना, उसके बाद बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे एचएनआईज, बहुत सारे अगर आप देखें पार्टिसिपेंट्स मंदी में आ गए थे, बहुत सारे। और यही है कि एक वो डिनायल मोड जो कंटिन्यू रहा उसने 800 पॉइंट और स्पॉन्सर कर दिए और आप 17,200 से लगभग 17,959 पे 18,000 पैकेट हैं। इतने ने जिस स्टॉक का जिक्र किया 239.40 पे कैनरा बैंक, यकीन मानिए इतनी खूबसूरत पैटर्न, आई मीन टेक्निकल्स में जब देखने को मिले प्लीज़ उस पर फोकस किया कीजिए। इट्स अ टिपिकल फ्लैग जिसको वॉल्यूम्स, जिसको ओआई सब कुछ सपोर्ट करता हुआ। मानस, आई थिंक कैनरा बैंक पे वो दमखम भी है, चार्ट भी है, 239.30 कोई कॉल पकड़ेगा इसकी 240 की एट द मनी? बिल्कुल, देखिए कैनरा बैंक में एक बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। एट द मनी कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे तो 240 का कॉल ऑप्शन लेंगे कैनरा बैंक का, जो कि 6 रुपीज 25 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कैनरा बैंक का 240 का कॉल ऑप्शन लीजिए 6 रुपए 25 पैसे के आसपास, 4 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए, कम से कम 11 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये फिलहाल कैनरा बैंक में एक तगड़ा ट्रेड आपके लिए साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। गावा साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे? बहुत अच्छा लगता है मुझे कैनरा बैंक, बहुत बढ़िया पैटर्न है। अप मूव ऑन है, आप ट्रेड कर रहे हैं 240 के आसपास, 239.60 स्टॉप होना चाहिए 237 पास। मुझे लगता है 245 से 250 पॉसिबल है। इतना जो मोमेंटम है उसके हिसाब से 250 तक जाना चाहिए, 248 250 कैनरा बैंक। बस अब मैं एसटीबीटी या बीटीएसटी पूछ रही थी, आपने कैनरा बैंक बोल दिया,
इसके अलावा कोई और ट्रेड है क्या? मदरसन सुमी मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रेड है मदरसन सुमी। 130 का कोई स्टॉप अगर चले तो मुझे लगता है 135 पॉसिबल है मदरसन सुमी। ये स्टॉप मैंने 1 बजे भी दिया था, तो रिपीट कर रहा हूँ मदरसन सुमी। मदरसन सुमी में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड लेकर चले। राजेश सातपुते, आप क्या ट्रेड लेंगे? तो जी मेरे नजर आएगी टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि इवन द LTTS यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैक्शंस अच्छे हैं। तो अगर आपको एक लेके जाना है इसमें से, तो देन आई वुड लाइक टू गो विद LTTS। द रीजन इज यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में अच्छा इजाफा है, 10% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे गेन है। आउट ऑफ IT मुझे लगता है सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे बढ़ी है, और जो प्राइस बढ़ा है वो करीबन 4% है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है कल के लिए। तो LTTS बाय करे, 3850 के आसपास ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो 3800 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे और एक छोटा टारगेट सेट करे 4000 का, यानी करंट लेवल से 150 रुपए का अपसाइड मुझे लगता है LTTS में मिलना चाहिए। इसमें 150 रुपए के अपसाइड के लिए एक मौका आपने साफ पकड़ा है। चंदन तापड़ी, ऐसे में आप क्या ट्रेड लेंगे? BTST होगा? बिल्कुल BTST होगा। और देखिए 2 ट्रेड के हम यहाँ पे जिक्र किए थे, और उसमें से यहाँ पे मेरे को केनरा बैंक अच्छा लग रहा है। केनरा बैंक का काफ़ी दिनों के बाद ये मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, और PSU बैंक्स में सब में काफ़ी अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक की पहले भी चर्चा की, 250 के लिए अभी भी मेरा सेम टारगेट रहेगा, बट आपका सपोर्ट रिवाइज हो जाएगा। 250 ऊपर में टारगेट, 232 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह हो रही थी, अब 234 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। सो 234 से ट्रेड को कंटिन्यू रखें, 250 प्लस के टारगेट। 250 प्लस के टारगेट्स के लिए कैनरा बैंक में तेजी का ट्रेड। तो कैनरा बैंक पर एक बहुत तगड़ा कन्विक्शन ट्रेड इस समय आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गौरांग, आप किस फेवर में हैं, किस स्टॉक के फेवर में है तेजी के लिए? हर्षदा, अभी आपने हमें सरकारी बैंकों के बारे में पूछा था, तो हमने कुछ नाम लिए थे, लेकिन निजी क्षेत्र की एक बैंक अभी अभी मेरा ध्यान गया है। आज ही इसने मेरे ख्याल से 52 हफ्तों का सर्वोच्चम स्तर बनाया है, और करीबन 2-2:30 बजे के बाद 12 बजे के पहले एक उच्चतम स्तर बनाया था, वो मेरे ख्याल से 52 वीक हाई था। फिर नीचे आया ये, और 2-2:30 बजे के पास फिर से वो सर्वोच्चम स्तर के पास जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ICICI बैंक की। पिछले हफ्ते हमने आशीष के साथ एक शो किया था, वहां पर भी हमने इस बैंक का जिक्र किया था, और मेरा ये मानना है कि 900 के पार जाने में इसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, तो मैं ICICI बैंक को ज्यादा अहमियत दूंगा। ICICI बैंक मानस का रेट रहेगा मेरे ख्याल से एक बार, और बताइएगा प्लीज। ICICI बैंक 83 पे अगर आप देखें, गौरांग जी प्रेफर करेंगे। मानस का ट्रेड रह गया है अभी। मानस, आप क्या पिक करके ले जाएंगे कल मॉर्निंग के लिए? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये दोनों चार्ट्स काफी बेहतरीन लगते हैं, लेकिन अब अगर आप देखिए तो PNB में, जहां की अभी तक हमें कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता है, बहुत छोटे दायरे में स्टॉक ट्रेड करता है, लेकिन अब अगर ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल चार्ज लेना चाहिए। PNB में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 34 रुपए 35 पैसे के भाव चल रहे हैं, 33 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ खरीदारी करिए 37 रुपए के टारगेट के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें PNB पर आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। इनफैक्ट मैं डेटा देख ही रहा था यहाँ पे PSU बैंक्स में, याद रखिएगा एक सेकेंड, इनफैक्ट मैं सारे PSU बैंक्स लेके आइएगा, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.7% OI एडिशन, दैट्स गुड। उसके बाद कैनरा बैंक में 6.8% OI एडिशन। PSU बैंकिंग बास्केट में देखें सबसे स्ट्रॉन्ग OI एडिशन हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है थोड़ा सा। SBI में 2.7% OI बिल्डअप हुआ है और अच्छा है यहाँ पे भी। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में सबसे अगर आप देखें फर्म हुआ है एडिशन 6.9 का RBL बैंक में, और एक एक्सिस बैंक में 6.3 का। अदरवाइज अगर आप PSU बैंकों तक सीमित रहे तो BOB एंड कैनरा बैंक ये अच्छा OI लेके गए। अब लेके आइए आप निफ्टी का चार्ट। 2 बजे हमारी डिस्कशन क्या हुआ था कि इंट्राडे प्लेयर के लिए 2 बजे अब ट्रेड में निफ्टी में कुछ नहीं है। देखिए, हमने शुरुआत की थी कार्यक्रम की करीब 17,940 से, अभी भी स्क्रीन पे 46 ही है। इंट्राडे में हाई लगा 17,965 का, लेकिन आप यकीन मानिए हायर लेवल्स पे सस्टेन होना बहुत ज़रूरी था और वो हो गया। डेटा क्या कहता है कल के 18 अगस्त के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी होने का? 87 लाख कॉल खड़ी हैं और इसको भेदना 40 पॉइंट का थोड़ा सा मुश्किल है, बट इट विल कम, डेफिनेटली कम। और नीचे पुट राइटर्स का कन्विक्शन देखिए आप,
स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग वर्सेस कॉल राइटर्स देखिए आप 17,900 पे 72 लाख, 17,800 पे 42 लाख, 17,700 पे 66,000। तो इस डेटा को देखने के बाद व्यू यही है, स्टे लॉन्ग, होल्ड लॉन्ग। शायद यूएस फ्यूचर्स को देख के आप थोड़ी घबराहट करें, लेकिन मेरे ख्याल से 18,000 कट जाएगा। इस बात की इस डेटा को देखकर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है। बैंक निफ्टी में मत अभी भी यही है। आप जब डेटा देखेंगे 39,500 पे 39,500 पे अभी भी कॉल राइटर बैठा हुआ है। 39,500, 39,600, 39,700 इस जोन में अभी भी कॉल राइटर्स विजिबल है। तो बेटर है जो इस पैनल ने आपको स्टॉक्स बताए, लाइक कैनरा बैंक, लाइक बीओबी, पीएनबी, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि कॉल राइटर्स अभी भी विजिबल है। लुक एट 39,500 का आउटस्टैंडिंग वाई 30 लाख का, ये अभी भी काफी सिवियर है, काफी हाई है। लेकिन 39 लाख की पुट में, 39,000 की पुट में अभी भी 35 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो निफ्टी में अपसाइड के पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए ये लेवल 18,000 और 39,500 एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। लेकिन लॉन्ग्स को होल्ड रखें, इट विल टेक टाइम बट ग्रेजुअली इट विल गो अप। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं, फिर अंतिम दौर की तरफ बढ़ेंगे और डेटा को स्कैन करना शुरू करेंगे। बैंकिंग की बहुत बात हुई यहाँ पर, बैंकिंग से बाहर निकलते हैं। आज के टॉप सेक्टोरियल ओआई गेनर्स देखिए, टॉप ओआई एडिशन हुआ है आज भी इंडेक्स में। अगर आप इंडेक्स में देखें तो बैंक निफ्टी में 8.4% और निफ्टी में करीब 6.4%। दूसरे पायदान पे आता है कैपिटल गुड्स 5.5% ओआई एडिशन, इसमें वर्लपूल में सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद डिक्सन में 12% और पॉलीकैप में अगर आप देखिए 5.9%। आगे निकलते हैं कैपिटल गुड्स के बाद, जिस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन था वो था टेक्सटाइल स्पेस, और यहाँ पे ट्रेंड हर्षदा ने इस ट्रेड के बारे में बात भी करी है, तो छोड़ता हूं मैं यहाँ पे। ABFRL लगभग 5.6% अगर आप देखें तो यहाँ पे ओआई एडिशन था। यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद जाते हैं टेक्नोलॉजी स्पेस में 3.3% का ओआई एडिशन ओवरऑल सेक्टर में। बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में 17%, LTTS 10.5%, परसिस्टेंट 5.1% और साथ ही साथ फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लगभग 5.4 एडिशन, स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ। मानस, फर्स्ट सोर्स पे आपका व्यू, कहां तक का स्विंग पॉसिबल है इस स्टॉक में? देखिए बिल्कुल, अभी मैं इसके चार्ट देख रहा था, क्योंकि स्टॉक ने अपने 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, उसके ऊपर बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आप कम से कम 115 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 110.35 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 108.50 का स्टॉप लॉस रखिए और 115 के टारगेट से करिए। के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ट्रेड में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में आप लेकर चले। अच्छा, एक दो ट्रेड्स और है चंदन, हो सके तो इन पर राय दीजिएगा। एक तो SBI कार्ड आज 4% ऊपर, 13.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन। अब इसको कैरी करना है या आज के आज निपटाए? बिल्कुल, अर्षदा जी ने अपने SBI कार्ड की बात की है। मैं एक स्टॉक और भी ऐड करना चाहूंगा। जब आप मिड कैप और इस तरह के काउंटर्स की बात कर रहे हैं तो SBI सबसे पहले बात करें तो लगातार पिछले 5-6 वीक से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं, और पिछले महीने काफी अच्छा रनअप था, आज इस महीने भी काफी अच्छा रनअप है। और टेक्निकली देखें तो यहाँ पे 968 970 एक मेजर हर्डल था, आज उस लेवल के ऊपर ओपन होकर होल्ड किया है, तो मेरे हिसाब से मोमेंटम बरकरार रहेगा। हाँ, किसी के पास पोजीशन है तो 965 970 का ट्रेलिंग रखे, ऊपर में वापस 1030 और 1060 तक के लेवल बनेंगे। और उसके अलावा आप IT काउंटर्स की बात करें तो मुझे काउंटर अब समझ में आ रहा है। देखिए, लास्ट वीक हम टाटा एलेक्सी की बात कर रहे थे और अब हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की, और बहुत महीनों बाद में ये काउंटर वापस रेडार पे आया है। मेरा सब मानना है मौजूदा लेवल से 10 से 15% की रैली होगी। 1080 1100 के बीच में ले, 1040 का सपोर्ट, 1200 तक के टारगेट यहाँ पे मिलेंगे। तो आपने SBI कार्ड की बात की, वो ठीक लग रहा है। ये एक स्टॉक और अच्छा है जो मैं अपने ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, आपने हैप्पीएस्ट माइंड ऐड किया क्योंकि 8-9% भागने के बाद अब 11% हो गया। मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी कि इसे मेंशन करना है या नहीं, लेकिन आपने पिक किया और यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम बार भी बनाया। 13 गुना से ज्यादा वॉल्यूम्स, 10 डे एवरेज के 13 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पर आज देखने को मिले हैं
इस मूव में 1200 की तरफ जा सकता है काउंटर, यह भरोसा इस समय चंदन तापड़िया का। अच्छा, एक दो और ट्रेड जो इस घंटे बड़े हैं। अब देखिए मझगांव डॉक कार्यक्रम की शुरुआत में नेगेटिव टेरिटरी में था, अचानक तेजी आई और स्टॉक अब 1.1% ऊपर है। इनफैक्ट पिछले 15 मिनटों में 3.5% के गेन्स नीचे से देखने को मिले हैं। कल याद होगा हमने डिजिट इंश्योरेंस के आईपीओ की बात की थी और आज फिर उसके साथ में हम न्यू इंडिया एश्योरेंस देख रहे थे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देख रहे थे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आज फिर करीब 5% ऊपर है। राजेश सातपुते, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये ट्रैक करते हैं आप स्टॉक, बताइए कल और आज का मूव बहुत मजबूत, अब आगे क्या होगा? हर्षद जी, इनफैक्ट आज सुबह हमने इसको चार्ट का चमत्कार में दिया था और जो टारगेट था वही था 1370 1380 के ट्रेजेक्टरी में। तो जिन्होंने लिया है उनके लिए तो मैं यही कहूंगा आप होल्ड करें, इंट्राडे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन अगर किसी को रखना है तो नया स्टॉप लॉस होगा 1350 और टारगेट बनेगा 1400-1420 का। 1420 की तरफ बढ़ता हुआ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अच्छा, समित का ट्रेड था भारतीय एयरटेल, 740 का इन्होंने दिया था टारगेट और कहा था 720 का कॉल भी लेकर चले। 720 का कॉल मुझे याद है करीब 11 पर रेकमेंड किया था। एक बार लेकर आते हैं इस समय कहां पर पहुंचा है ये ट्रेड। 740 का टारगेट तो फ्यूचर्स वाला था, 720 का कॉल लेकर आइएगा प्लीज एक बार डायरेक्टर साहब। 1235 के आसपास 23 का टारगेट था, तो यहां पर भी थोड़ा सा मूवमेंट आता हुआ। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये भी एक बाय ट्रेड और जो हमारे जानकारों ने आपको सुझाया तेजी वाला ये काउंटर भी है। अच्छा, आज एचडीएफसी लाइफ 3.5% ऊपर है, तो जाते जाते एसबीआई लाइफ में भी आ गई है तेजी। मानस, एसबीआई लाइफ क्या लेंगे या फिर प्रेफर करेंगे एचडीएफसी लाइफ के साथ ही रहना? इसमें कोई डाउट नहीं कि एचडीएफसी लाइफ चार्ट पे काफी बेहतर लग रहा है, क्योंकि उसने पिछले 2 दिनों में एक बढ़िया मूव दिया। अब ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अब खरीदारी करना थोड़ा मुश्किल है। मेरा समझना ये है कि शायद फॉलो बाइंग आपको एसबीआई लाइफ में देखने को मिलेगी। स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 1320 का, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है, अंडरटोन बुलिश बना हुआ है, इसलिए मेरा समझना है कि यहाँ पर बिल्कुल चांस लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1284 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, इस उम्मीद में कि 1320 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो 1350 तक किस तरह देखने को मिलेंगे एसबीआई लाइफ में। एसबीआई लाइफ आपकी स्क्रीन पे 1307 तक ट्रेड करता हुआ अच्छे मूव के बाद थोड़ा सा रेस्ट मोड में ये स्टॉक आ गया। इट्स 15:22, 8 मिनट के समय बाकी है। एक बार जरा मार्केट की ब्रेथ देखते हैं और डेरिवेटिव्स में एक्शन कैसा रहा उसको जज करने की कोशिश करते हैं। आइए जरा, हमने जो सुबह डेटा देखा था वो अब क्या कह रहा है। मोर क्लोज टू 18,000 मोर क्लोज टू, अगर आप देखें 40,000। बैंक निफ्टी के स्टैट्स क्या कहते हैं, निफ्टी के स्टैट्स क्या कहते हैं, मार्केट की ब्रेथ क्या कहते हैं डेरिवेटिव्स। सुबह मेरे ख्याल से जब मैं देखा था तो ये 91 एडवांसेस थे, थोड़ा सा कम हुए हैं वहाँ से। लॉन्ग्स नाउ 84, नाल्को, फर्स्ट सोर्स, एचपीसीएल, बर्जर पेंट्स, पीएनबी। तो आपको यहाँ पे कुछ ओएमसीज नज़र आ रही हैं, मेटल्स नज़र आ रहे हैं और पेंट का अगर आप देखें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, मिड कैप आईटी नज़र आ रहा है। लॉन्ग बिल्डअप में बजाज फिनसर्व सुपर स्विंग दिया इस स्टॉक ने आज। जी एंटरटेनमेंट अर्निंग्स के बाद कुछ दिनों बाद इसमें एक्शन दोबारा बढ़ा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे, और ट्रेंट एट ऑल टाइम हाई। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हुई? कोरोमंडल में, बाटा में, एस्कॉट्स कुबोटा में, केमिन्स में और टाटा केमिकल में। केमिकल स्पेस में, कैपिटल गुड्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और शॉर्ट बिल्डअप पीवीआर, भारत फॉर्ज, आईजीएल, कॉनकॉर, महानगर गैस। हर्षिता ने शुक्रवार को 2 बजे एक बात कही थी, गुरुवार को हर्षिता मेरे ख्याल से, है ना, कि थोड़ा सा जो हिंदी मूवीज हैं उनको लेकर सेंटीमेंट बिगड़ रहा है, उतने अगर आप देखें नहीं फुटफॉल हो रहे हैं। और लुक एट पीवीआर। लाल सिंह चड्ढा का बुकिंग देख के आपको भी हैरानी हुई हर्षिता? वीरू, अनफॉर्चुनेटली मैं हिंदी मूवी ज्यादा थिएटर में देखती नहीं हूँ, तो आई एम अ लिटिल बिट ऑफ कल्प्रिट इन दिस क्राइम। लेकिन हाँ, क्या 48 करोड़ ही बनाया ना इन्होंने? हाँ, 48 करोड़। और उसके साथ लपेटे में इस बार अजय, ये आपका कौन सी पिक्चर थी, ये कहते हैं अक्षय कुमार की? नहीं, वो उसके लपेटे में नहीं आई है। मैंने सुना वो रक्षाबंधन, तो वो बहुत ही खराब फिल्म थी। प्रॉब्लम यही है कि कंटेंट इतना खराब बन रहा है वीरू, तो कैसे आप एनकरेज करेंगे? पीवीआर इसी लपेटे में आ गया है। कोई अच्छी ढंग की मूवी आए तो सब कुछ जाए फिल्में देखने। गौरांग, आप क्या कहते हैं?
इस चक्कर में पीवीआर आइनॉक्स ये मर्जर का भी जो एक्साइटमेंट था वो भी ठंडा पड़ जाएगा। जी हाँ, ये मेरे ख्याल से माहौल बिगाड़ने वाला काम किया है। दोनों ही रिलीजेस ने, रक्षाबंधन हो या फिर लाल सिंह चड्ढा हो, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए अब इन लोगों को। और फिर आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं साउथ मूवीज के साथ, और वहां की अगर कुछ रिलीजेस अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आप 2 बार नहीं सोचेंगे आपके जेब में से मल्टीप्लेक्स में जा करके महंगी टिकट खरीद करके वैसी पिक्चर देखना। लेकिन आपको कोई मुफ्त में भी लेके जाएगा, मैं तो आखिर में आपके साथ हूँ हर्षदा, मैं भी ज्यादातर मल्टीप्लेक्सेस या थिएटर में जाकर के पिक्चरें नहीं देखता हूँ। मुझे याद है जो आखिरी पिक्चर मैंने देखी थी वो मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले थी, वो 3 इडियट्स थी, जो मैंने पैसे खर्च करके मल्टीप्लेक्स में जाकर के देखी थी। लेकिन आप कंटेंट नहीं लेके जाएंगे तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं है कि कंटेंट लेके नहीं जाएंगे जनाब, अच्छी स्टोरी रखेंगे। तो अब मात्र उन 3 हीरोज़ को देखने का दौर चला गया। और सबसे बड़ी बात है कि OTT प्लेटफॉर्म पे जितना शानदार कंटेंट, इतनी अच्छी स्टोरीज मौजूद है, उनका वो एक चैलेंज भी है, याद रखिएगा। खैर छोड़िए, इस इशू को छोड़ते हैं। कहते हैं दाम जो है वो सत्य स्थिति को बयां करता है। 1935 हालत अगर आप देखें नाजुक है, और ये इस बात का एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है। अब आइए 1-2 स्टॉक्स और जब चलते चलते यहाँ पर उनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। कुछ थोड़ा सा आप देखें, वीरू एक बार ITDC का शेयर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि अचानक फट रहा है स्टॉक। और ये यतिन ने एक डिटेल भेजा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है। करीब 15,000 करोड़ के रियल एस्टेट की अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी ITDC की तरफ से। स्टॉक देखिए आसमान छू रहा है, 16% गया। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अपर सर्किट पर जाकर टिके, जिस तरह की तेजी देखने को मिली है। BSE पर कुछ ही क्षण पहले दरअसल वो अपडेट आया है कि ITDC दरअसल 15,000 करोड़ के रियल एस्टेट एसेट्स को अनलॉक करता हुआ दिखाई देगा। इसमें स्पेसिफिकली दरअसल एक चिट्ठी लिखी गई है, आप एक्सचेंजेस पर जाकर देख भी सकते हैं। इसमें बात कही गई है कि जो चाणक्यपुरी का इलाका है वहां पर करीब 20 लाख स्क्वायर फुट का ITDC दरअसल एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट डेवलप करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसे दरअसल फ्लैश पर भी होना चाहिए नीचे। स्टॉक देखिए, आई एम नॉट सरप्राइज, जैसे हमने कहा था 20% के अपर सर्किट पर। अब इस समय तो ट्रेड लेना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन पार्सल 1 में सम्राट होटल है, पार्सल 2 में अशोका होटल है, पार्सल 3 में एक कमर्शियल डेवलपमेंट वाला स्पेयर लैंड है 2 एकड़ के आसपास का। तो ये फिलहाल आपके लिए IMG के इनके हाथ रिकमेंडेशंस सौंपे गए थे और वो क्लियरेंस मिलती हुई एक डिटेल प्रेजेंटेशन दरअसल BSE पर अभी अपडेट हुई है। और इन्होंने होटल ओशेका को कैसे मोनेटाइज किया जाएगा उसकी व्याख्या की है। लॉन्ग लीज का अंडर यूटिलाइज लैंड है 8 एकर्स का, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसके डिटेल्स निकल कर आए हैं। गौरांग, इनफैक्ट इस डेवलपमेंट का तो काफी समय से इंतजार था और स्टॉक अब देखिए भाग चुका है। जी हाँ बिल्कुल अर्षिता, और जब हम इससे पहले BEML की भी बात कर रहे थे तो मैंने जिक्र किया था कि उन सब कंपनियों पर जहां पर लैंड पार्सल्स है या फिर एसेट्स हैं, मेरे ख्याल से सरकार ये कोशिश करेगी आगे जा करके कि इसका फायदा जो है वो कंपनी को मिले, शेयर धारकों को मिले और सरकार को मिले। और सिर्फ ITDC नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन मुझे भी करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जहां पर लैंड पार्सल्स बैलेंस शीट पर है लेकिन काफी सालों से कुछ हो नहीं रहा था वहां पर। तो जमीन और वक्त जाया न करते हुए मेरे ख्याल से आप समय अनुसार काम करते तो इसका लाभ सभी को मिलता है। आप देखिए स्टॉक यहाँ पर अच्छी खासी हरकत में आ चुका और हाथों हाथ लिया है दरअसल मार्केट ने इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को। इनफैक्ट यहाँ पर करीब लक्ष्मण को जोड़ना चाहिए था, अब समय नहीं है, वरना लक्ष्मण आपको डिटेल देते, शायद अगले कार्यक्रम में इस पर और डिटेल आ जाए। लेकिन वो एक ट्रेड जो
चलते चलते हमने पकड़ा और 19% तक के गेंस। आईटीडीसी यहाँ पर रखिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि वहीं पर लास्ट में एक्शन देखने को मिला है। निफ्टी आज अच्छी खासी तेजी में, देखिए 410 पर वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ, ये आज का स्टार परफॉर्मर साबित हुआ है। निफ्टी बैंक आज करीब 39,425 के लेवल्स पर, आखिरी 30 सेकंड जो बटे हैं मार्केट के इंडेक्स पर आ जाते हैं। निफ्टी भी देखिएगा 17,932 पर ट्रेड करता हुआ, 100.2 पर। मिड कैप इंडेक्स में जोश, निफ्टी आईटी ने आज भाग लिया है तेजी में, तो ये कुछ स्ट्रेंथ वाले गेनर्स या पॉकेट्स रहे हैं तेजी की तरफ। अब आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जो आपको क्लियर कट इंडिकेशन देगा कि कहां पर वो सबसे ज्यादा तेजी बनी है, और वो तेजी आज दरअसल BFSI में बनी। तो F में आप देखिएगा बजाज फिनसर्व और फाइनेंस जैसे काउंटर, IIM इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, और फिर बैंकिंग काउंटर्स थे। और बैंकिंग काउंटर्स खास तौर से सरकारी बैंकों की तरफ, चाहे वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा हो, यूनियन हो, आखिर में जाते जाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स भी भागे। टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल में चमक देखने को मिली आज। टेक महिंद्रा, HCL टेक के हवाले तेजी हुई है। आईटी काउंटर्स में इसके अलावा टाटा कंज्यूमर है, ITC जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। HUL में 1.1% तक का इजाफा। HDFC बैंक देखिए 1500 पर टिकता हुआ। ICICI बैंक में हल्की बढ़त देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी एक पुश आया है तेजी का, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेड था वो तेजी वाला था। आज कुछ चुनिंदा ऑटो कंपनियों में, खासतौर से टाटा मोटर्स, M&M और मारुति में 4 व्हीलर साइड पर कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं। हीरो मोटोकॉर्प तेजी की तरफ रहा है। आज क्लोजिंग के टाइम पर करीब 2,908 पर वो स्टॉक जाकर टिका है। टाइटन, अदानी पोर्ट, बजाज ऑटो, ये कुछ थोड़े बहुत डाउन टिक वाले काउंटर्स यहाँ पर, जहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी। कुल मिलाकर आज का दिन तेजी वाला रहा, 60,000 के ऊपर, इनफैक्ट 60,200 के लेवल्स के पार हम निकलते हुए दिखाई दिए है। सेंसेक्स में पूरा जोश यहाँ, और वो जोश निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट हुआ है 100 पॉइंट की बढ़त के साथ। और हम बात कर रहे थे कि एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। ईदर वेज एक तेजी वाला ट्रेंड भारतीय मार्केट्स के लिए। सीधा सौदा में हमारे आशीष और नीरज ने क्या कुछ आपके लिए पिक किया था, वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और आशीष ने देखिए सुबह में कहा था कि कुछ काउंटर्स में अच्छा जोश देखने को मिलेगा। भारत गियर्स बोनस पर बैठक होने वाली है अगले हफ्ते, तो उसका एक्शन 18% ऊपर। सिंगर रारे एंटरप्राइजेज ने करीब 14% स्टेक लिया, करीब 8% का 14% भागा स्टॉक। टेक्नो इलेक्ट्रिक और गुजरात एल्कलीज दूसरे तेजी वाले ट्रेड से 5-5.5% ऊपर। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स तेजी वाला ट्रेड, लेकिन IGL, MGL और पेट्रोनेट LNG में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, या फिर थोड़ा बहुत मंदी का ट्रेड बैठा जब उन्होंने गैस, PNG और LPG के दामों में कटौती की है, CNG और PNG के दामों में कटौती किया, बेग योर पार्डन। तो ये है फिलहाल सीधा सौदा की तरफ से वो विनिंग आइडियाज। चलिए क्लोजिंग पर आपको बता दे कि फाइनल आंकड़ा कहां पर आकर टिका है, 17,944। तो स्ट्रेंथ वाला सेशन और 200 पॉइंट की बढ़त निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली। तो क्लियरली आप कह सकते हैं हाईस के डे हाई पर ही मार्केट बैठा है आज। फिर चले लेंगे आप सभी से इजाजत। वीरू और मैं आपके साथ फिर जुड़ेंगे कल दोपहर, लेकिन 7 बजे आप तैयार रहिएगा। सारी नई खबरें और ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स के डेवलपमेंट के साथ हम सब देंगे आपका साथ, बताएंगे आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए कल सुबह।